को स्टार्ट करते हैं। तो आज के हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास योग पीठ हरिद्वार। और आज वो देश के पशुधन को बचाने में पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास के कार्य पर विशेष मार्गदर्शन देने वाले हैं। आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी को इस योगाहार मंच पर हम सादर आमंत्रित करते हैं। जी, ओम नमस्कार सर। ओम ओम मातृ शक्ति। स्वागत है। जी ओम प्रणाम सभी को। और अभी जो योग सत्र चल रहा था मातृशक्ति विजय लक्ष्मी जी का, तो हम तो अभी ज्वाइन हुए, लेकिन अभी आगे और 5:30 बजे जैसा अपना सत्र शुरू होता है, तो हम भी कोशिश करेंगे कि अभी जैसे एक भ्राता जी ने बताया कि विजय लक्ष्मी जी के सत्र का आनंद हम भी लेंगे, लेकिन उनकी जो योग के प्रति जो साधना, योग की जो साधना है, जो व्रत एक प्रकार का उन्होंने लिया है, और अभी जो देखने को मिल रहा है, तो उनको, उनकी निष्ठा को, उनके पुरुषार्थ को, निरंतरता को मैं प्रणाम करता हूँ। सभी अपने योगाहार कार्यक्रम के सदस्यों का पुनः अभिनंदन, प्रणाम आपको। अभी 2 दिन पहले मैं आपके बीच इस विषय के अंतर्गत ही आया था। पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास का जो कार्य है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज, वंदनीय आचार्य श्री और श्रद्धेय गुरु जी डॉक्टर एस देव शास्त्री जी, इनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है। तो आज मैंने हमारे साथी जो पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास के, उन्हें भी आह्वान किया कि आप भी सुबह इस सत्र में जुड़ जाइए, तो जिससे एक चर्चात्मक आपको भी इसकी और जानकारी होगी। और हमारे साथ जैसे एक नस्ल सुधार की मैंने जो बात की थी कि देसी गोवंश में जब तक नस्ल सुधार नहीं होगा, उनकी दूध उत्पादन या फिर उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ेगी, तब तक मतलब जो गौरक्षा की, जो हमारे किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने की जो हमारी जो संकल्पनाएं हैं, उसको मूर्त रूप हम नहीं दे सकेंगे। तो ऐसे हमारे एक वैज्ञानिक भी डॉक्टर नारायण जी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो इस नस्ल सुधार में कार्यरत है। पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास के बारे में चर्चा तो हुई है, फिर भी आपको बताऊं कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से 5 जनवरी 2011 को इस न्यास की स्थापना हुई। अलग अलग संस्थान के ट्रस्ट है। सबसे पहला ट्रस्ट हमारा दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट रहा है, कि जो 1995 में 95 में उसकी स्थापना हुई। उसके बाद में पतंजलि योगपीठ बना, और पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास, यह भी जो योगपीठ का जो स्थापना दिवस है 5 जनवरी, उसी दिन लेकिन 2011 में इस न्यास की स्थापना हुई। और न्यास का जो उद्देश्य था पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास का, वो किसानों की सेवा, उसमें ग्राम स्तरीय जो भी मतलब उद्योग है, जितने भी उद्योग है, उनको बढ़ावा देना, ग्रामीणों का उत्थान, किसानों की सेवा, यह एक विशाल ऐसा व्यापक उद्देश्य इसके पीछे परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने रखा। और यह ट्रस्ट ग्रामोद्योग न्यास का कार्य अभी लगभग ये 13वां वर्ष है, अविरत शुरू है। और 10 वर्ष से इसमें पशु पोषण एवं स्वास्थ्य विभाग, क्योंकि उसका 2013 में इसकी स्थापना हुई, विभाग की स्थापना हुई पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास के अंतर्गत। तो यह विभाग कार्यरत हुआ। और अभी जो हम जो मुख्य विषय जो हमारा है, उसमें देश के पशुधन को बचाने पतंजलि का कार्य, यह मुझे मुख्य विषय दिया गया आदरणीय पवन सर ने। और साथ में हमारे पुराने साथी मनीलाल जी भी, उनकी भी एक
गरिमामय उपस्थिति इस कार्यक्रम में हमेशा रहती है और एक अविभाज्य इस कार्यक्रम के अंग है, तो उनका भी अभिनंदन मैं करता हूँ, उन्हें प्रणाम। तो देश के पशुधन को बचाने के लिए पतंजलि का कार्य, इसमें अनेक जो बिंदु है, वो बिंदुओं में मैं एक-एक बिंदुओं की आपको जानकारी दूंगा कि हमने इस पशु पोषण एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत क्या किया कि अनुभवी देश के पशु चिकित्सकों की एक पूरी टीम बनी है, वो बनाई गई। और यह पशु चिकित्सक जिनकी सेवा किसी की 30 साल की, किसी की 35 साल की, इतनी ऐसी लंबी सेवाएं रही है, तो यह लोग फोन पर मतलब सुबह से शाम तक उपलब्ध रहते हैं। और इनके संपर्क क्रमांक, इनके कांटेक्ट नंबर हमने हमारे पशु आहार के जो जितने भी बैग देश में जाते हैं, लगभग महीने में 3 से 3 से 4 लाख तक बैग वितरित किए जाते हैं। तो हर बैग पर इन चिकित्सकों के नंबर है और प्रसार माध्यमों के माध्यम से इनके संपर्क क्रमांक दिए गए हैं। हर राज्य के, हर जोन के अलग-अलग चिकित्सक हैं। जैसे कोई बिहार, झारखंड में अगर कोई किसान को, पशुपालकों को कोई जानकारी की जरूरत है, तो उसको निःशुल्क जानकारी और सटीक जानकारी, क्योंकि इसमें बड़ी लूटपाट होती है, तो उद्देश्य ये भी है कि उन्हें मतलब कम से कम समय में उनको सेवा मिले। क्या करना चाहिए, जैसे कोई पशु को कोई बीमारी हुई, जो गाय है, भैंस है, उसको कोई बीमारी हुई, तो उसकी कैसी सावधानी रखनी चाहिए, और कोई किसी भी प्रकार की मतलब उनको अतिरिक्त ऐसा आर्थिक भार ना पड़े। क्योंकि आपको पता होगा कि ग्रामीण परिवेश में जब डॉक्टर निकलता है अपनी सेवा के लिए, जब निकलते हैं तो उन्हें उनका तेल मतलब पेट्रोल का खर्चा भी वही किसान से लेना है, और जो समय ज्यादा जाता है उसका पैसा भी किसान से लेना है। तो ये जो विजिट चार्जेस है उनके ज्यादा रहते हैं। और दवाइयों का जो चार्ज करते हैं वो एक अलग बात है कि वो कितने की पड़ते हैं, कितने का चार्ज करते हैं, उसमें भी वो एक प्रकार का मतलब कहा जाता है ना कि सभी इसमें परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई हमारी समस्याओं का हमारी समस्याओं की जड़ क्या है, किसी भी प्रकार की समस्या है, उसमें हमारी आरोग्य की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, पारिवारिक समस्या हो, समाज की समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, उसके सबके जड़ में अगर कुछ है तो वो है अज्ञान। तो किसानों के बारे में भी वही होता है कि मतलब इनकी समस्याओं के बारे में, क्योंकि जानते तो है लेकिन उस समय पता नहीं चलता, क्योंकि गाय जैसे अभी खड़ी है और अचानक से बैठ गई, ऐसा लग रहा है कि ये तो अब कुछ घंटे में बाद में मतलब मर जाएगी। तो ऐसे इसमें तो उनको तुरंत सब जल्द से जल्द मतलब डॉक्टरी इलाज ही करना पड़ता है। या फिर जैसे अचानक दूध देना बंद हुआ, अब रोज की कोई 10 पशु है, 10 लीटर 8 लीटर दूध देता है और अचानक उसका दूध कम हुआ है या फिर बंद हुआ, तो ये चिंता होती है। तो उन्हें तो तात्कालिक मतलब इसकी सहायता की जरूरत रहती है। तो वो उस मतलब जो चिकित्सक आता है उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। तो हमारे यह चिकित्सकों के माध्यम से पूरे देश में, जैसे अभी मैं देख रहा था कि हमारे एक डॉक्टर महाराष्ट्र के डॉक्टर मनोहर तुपकर जी भी ज्वाइन हुए हैं इसमें। तो पंजाब से लेके इधर कन्याकुमारी तक, उड़ीसा तक, बंगाल तक, कहीं से भी कोई कॉल आए, जम्मू कश्मीर से लेके, तो यह लोग सुबह से रात्रि तक इस क्रमांक पर उपलब्ध रहते और सटीक जानकारी देते, क्या करना चाहिए, घरेलू उपाय भी बताते। इस तरह से इनका सीधा संपर्क, और हमारे अधिकारी भी ऐसा नहीं कि खाली डॉक्टर से ये करते हैं, अधिकारी भी सीधा संपर्क में रहते हैं। जो भी उनको नॉलेज दिया गया है, जो भी समय समय पर प्रशिक्षित किया गया है, तो उनको सटीक जानकारी देते कि भाई क्या करना चाहिए। बहुत सारी ऐसे घरेलू उपाय है, क्योंकि अभी अभी तो यह इन दवाओं का जैसे एंटीबायोटिक्स और तरह तरह के ये जो एनाल्जेसिक वगैरह जो दवाइयां हैं, इसका उपयोग इतना बढ़ गया है कि घरेलू उपाय होम रेमेडीज यह देना बहुत जरूरी भी हुआ है, क्योंकि इसका सीधा अंश दूध में हमें मिलता है और हम प्रभावित हो जाते हैं। दूध के टेस्टिंग में ज्यादातर अभी अगर हमारे देश में समस्या है, तो यह मिलावट या फिर यह विषैले तत्वों का उसमें होना, यह सबसे बड़ी समस्या है। तो उसकी भी जानकारी दी जाती है कि भाई आपको क्या खिलाना चाहिए, कैसे खिलाना चाहिए। और जैसे मैं जो इसकी बात कर रहा था, जानकारी का न होना,
जैसे किसान क्या करते हैं ज्यादातर कि घर में जिस समय जो अनाज आया उस अनाज को देने की कोशिश करते हैं कि भाई बाहर से क्या खरीदना और क्या लाना, कैसे लाना, कितना लाना। तो इसी तरह जैसे कभी मक्का हुआ तो मक्के का ही दलिया वगैरह बना के ज्यादा से ज्यादा खिलाएंगे। कभी गेहूं हुआ तो गेहूं का दलिया या फिर जैसे टुकड़ी गेहूं कोई जो उपलब्ध है घर में उसी को ज्यादा खिलाएंगे। लेकिन उसका भी एक अनुपात होता है, प्रमाण होता है कि उसको कितना देना चाहिए। जैसे अनाज के बारे में कहा जाता है कि एक सामान्य पशु को 1 किलो के ऊपर ज्यादा अनाज की जरूरत नहीं रहती है। उससे उसी से ऊर्जा की उसकी पूर्ति हो जाती है। अगर वो अनाज हमने उसको 1 किलो के बजाय 2 किलो 3 किलो खिला दिया तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। उसमें तरह तरह की समस्याओं का उसको सामना करना पड़ेगा। उसका जो एक प्रकार के विषैले तत्व पेट में बन जाएंगे। तो यह यह जानकारी शिक्षकों के माध्यम से हमारे डॉक्टर्स टीम के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। फिर ग्रामोद्योग के माध्यम से एक बड़ा जो हमने ये दिया, जैसे मैंने आपको 2 दिन पहले ये कहा था कि जो हमारी जो विशेषता है, वो विशेषता यही है कि हम विकल्प के साथ कार्य करते हैं। पतंजलि संस्थान की यही विशेषता है कि हम हर इसमें विकल्प दिया है, तो हमने उत्पादों में भी विकल्प दिया है। क्योंकि अधिकतम क्या देखा गया, ये इसके ऊपर अपनी चर्चा भी हुई कि जो पशु आहार है, पशु आहार में ज्यादातर मतलब मिलावटें होने लग गई। मिलावटों में क्या हुआ कि एक तरफ यूरिया डाला जाता है और बाद में फिर तरह तरह की जो मैंने जैसे बताया था कि भाई लकड़ी का बुरादा, गत्ते का बुरादा, ये जो पाउडर है, मार्बल पाउडर वगैरह, ये 3-3 4-4%, कहीं 10-10% दिखता है, जिससे वजन बढ़ता है। मतलब हम देखते हैं कि भाई पतंजलि पशु आहार का 50 किलो का बैग भरा हुआ दिखता है, बड़ा सा दिखता है, और बाहर का जो एक सस्ता बैग दिखता है वो एकदम प्रमाण में उसका मात्रा भी कम दिखती है, क्योंकि उसमें तो ये सारा उन्होंने ये भर दिया, आपने पत्थर का चूरा भर दिया, तो वो कम दिखेगा। और बाद में जब हम उसको डिजॉल्व करते हैं पानी में तो पता चलता है कि भाई नीचे तो पूरा रेता निकला है, नीचे तो पूरी ऐसी फाइन पाउडर निकली है पूरी पत्थर की। तो ये मिलावटों से बचाने के लिए पतंजलि के विषम मुक्त उत्पाद पशु आहार की पूरी रेंज देश में उपलब्ध कराई है। इससे लाखों किसान, हमारे लाखों पशु इनसे लाभान्वित है। इसमें मेंटेनेंस के लिए भी बनाया है कि सामान्य दूध देने वाले या फिर जो दूध नहीं देते हो उनके लिए जैसे 1.5 से 2 किलो देना चाहिए। तो चर्चा के अंत में आपके कोई सवाल होंगे तो मेरे साथ जो हमारी टीम के, मुझे लगता है डॉक्टर तुपकर जी, डॉक्टर नारायण जी जुड़े हुए हैं, तो वो भी आपके कुछ किसी भी सवाल का जवाब दे सकेंगे। तो यह पूरे एक मतलब संतुलित और अमृततुल्य उत्पाद संपूर्ण देश में उपलब्ध कराए। इससे भी बहुत बड़ा किसानों का फायदा हुआ। हमने ये पाया कि जो जैसे मैंने बताया था आपको 2 दिन पहले कि भाई कुछ ये पूरा बैत उसका खाली गया। बाद में जब हमने इलाज शुरू किया, यह सही सटीक मार्गदर्शन दिया, तो पता चला कि ये 2-3 महीने के अंतराल में ही वो गाय, वो भैंस, वो उसका जो वो हिट में आई और वो मतलब गाभिन हुई, प्रेग्नेंट हुई। जिससे क्या है कि किसान को एक आशा मिलती है कि भाई चलो अभी मुझे इससे कुछ लाभ मिलेगा। तो इसका मुझे मुख्य जो उद्देश्य है दूध मिलना चाहिए। उसके साथ साथ क्या हुआ कि यह संतुलित उत्पाद के साथ साथ दूध संकलन क्षेत्र में भी पतंजलि का कार्य बढ़ गया है। आपके सभी की जानकारी के लिए बता दूं, अभी हमारे पास लगभग 5 से 5.5 लाख लीटर दूध का कलेक्शन किया जाता है पूरे देश में। उसमें 3 राज्यों में मुख्यतः यह कलेक्शन है। उसमें मुख्य राज्य राजस्थान है, कुछ हरियाणा का हिस्सा है, अभी यूपी में बात आ रही है, मध्य प्रदेश में बात आ रही है, और तीसरा राज्य अभी जो शुरू है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो पश्चिमी महाराष्ट्र का जो एरिया है, अभी उसमें अहमदनगर, शिरडी जो जिला मतलब जिले में अहमदनगर नगर जिला बोलते हैं, उस जिले में मुख्यतः ये कलेक्शन है। वहां पर लगभग 1.5 लाख के करीब, 1.5 से 2 लाख लीटर का कलेक्शन रोज लिया जाता है। इसमें भी बड़ी धांधली थी। यह जहां जहां हमने संकलन शुरू किया तो यहाँ भी लूटपाट थी। यहाँ पर भी मतलब फैट कम देना, उसका पैसा समय पर न देना, और गलत सलत उसके, जैसे किसान का कोई समझ लीजिए कि 5,000 रुपए का उसने दूध दिया डेयरी में, तो वो डेयरी वाला गलत सलत पशु आहार देता था जिसमें ज्यादा कमाई है कि भाई यही लेना पड़ेगा। तो इससे भी हमने बचाने की कोशिश की, क्योंकि जहां भी एक नई व्यवस्था आती है
तो फिर ये लूटपाट करने वाले सावधान हो जाते हैं, या फिर वो मतलब वो जो मैदान छोड़ देते हैं, उनको पता चलता है कि अभी हमारा नहीं चलेगा। तो यह भी एक बहुत बड़ा जरिया हुआ। अच्छा, ये अगर देखा जाए कि भाई ये पशुधन को बचाना क्यों जरूरी है, इसके ऊपर मैं अपनी बात रखूंगा। क्योंकि आप देखिए कि ग्रामीण परिवेश में हमारे किसानों के पास आय के दो साधन है। दो ही साधन है कि जो उनके आय का मुख्यतः जरिया है, एक कृषि है, दूसरा पशु है। कृषि में आप देखिए कि किसान कोई भी अपनी ताकत बाकी नहीं रखता। जितना भी यथाशक्ति वो कर सके, वो अपने कृषि में खेती के कार्य में जब समय आता है तब लगा देता है। लेकिन जब तक वो फसल आखिरी के दिन में घर पर नहीं आती, तब तक मतलब सारा किसके हाथ में रहता है, पूरा मतलब ये कुदरत के हाथ में रहता है, प्रकृति के हाथ में रहता है। लास्ट समय पता चलता है कि भाई अभी फसल हरी भरी हुई, अच्छी हुई, अभी 2-4 दिन में अभी कटने आएगी। अभी काफी ऐसा देखा मैंने, मध्य प्रदेश में भी देखा कि भाई अभी 4-5 दिन बाकी थे और एकदम से ओले गिरे, बहुत एकदम बारिश हुई और सारा गेहूं खराब हो गया, सारा सारा ज्वार खराब हो गया, सारा मक्का खराब हुआ। तो यह एक जो आपदा की जो स्थिति आती है, तो वो किसानों को उसका सामना करना पड़ता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि खेती जब तक उसका उत्पाद, जो खेती की उपज है, वो घर में नहीं पहुंचती, तब तक वो सारा असुरक्षित मामला रहता है। लेकिन इलाज भी नहीं है, करना तो पड़ता ही है। और वो एक हैबिट में आ गया है किसानों की कि भाई जितनी हो सके उतनी सावधानी रखने की कोशिश भी करते हैं, ऐसा भी नहीं है। अपने अपने बुद्धि से, अपने अपने अनुभवों से ये, क्योंकि ये पारंपरिक जो कार्य है उसमें कोशिश की जाती है। लेकिन उसके सामने पशुपालन एक ऐसा कार्य है कि जो 100% सुरक्षित कार्य है। यहाँ पर एकदम से कोई ओले गिरना, यहाँ कोई आंधी होना, यहाँ पर कोई तूफान आना, या फिर उससे एकदम से आपकी आजीविका या फिर उस दिन का उत्पादन आपका बंद हुआ, ऐसा कभी नहीं होता। पशु को अगर हमने सही रखा, मतलब उनको अच्छे हेल्थ के साथ रखा, सही नस्लों का हमने चयन किया, तो मतलब कभी भी हमारे किसान भाइयों के घर का चूल्हा बंद नहीं हो सकता। ये हमने गुजरात में भी देखा। गुजरात में भी तो ज्यादा समय हमारा कार्य रहा है, मेरा कार्य भी रहा उसी में, वहीं जो रहा है। तो इसीलिए बताता हूँ कि वहां तो कुछ जिले ऐसे हैं कि जहाँ खेती को इतना महत्व नहीं दिया जाता है, वहां पशुपालन को ही महत्व दिया जाता है। खेती में भी उन्होंने क्या किया कि 50% खेती का हिस्सा तो किसके लिए रखा, अपने चारे के लिए रखा, कि भाई हरा चारा मेरे पशुओं को मिलना चाहिए। और पता चला कि अच्छा, अभी क्या हुआ कि परिवार बड़े हो रहे, जैसे भाई है, 3 भाई है, तो 3 भाई अलग अलग हुए, फिर वो खेती भी बढ़ गई। तो फिर जैसे कुछ 10 एकड़ थी, तो फिर पता चला कि भाई एक एक के हिस्से पर तो 2 एकड़ 3 एकड़ आ गई। तो खेती छोटी हो रही है परिवार के हिसाब से, और जो हमारी आवश्यकता है वो बढ़ रही है। तो इस कारण भी पशुपालन को ज्यादा बढ़ावा देना जरूरी है। और इसमें हम तो पूरा कार्यरत है ही। अब आगे जितनी भी संस्थान कार्य करेंगे, एक मतलब डेयरी क्षेत्र में जैसे अमूल का एक बड़ा योगदान रहा है इस कार्य में। और जैसे मैंने श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी, इनका भी बहुत बड़ा मतलब उस महात्मा को हम प्रणाम करेंगे, क्योंकि उन्होंने इस तरह हमारे किसानों की आय बढ़ाई, उन्हें सुरक्षित किया। नहीं तो पता, अभी आपको पता होगा कि काफी जगह ऐसा दिखता है कि भाई किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये आत्महत्या का कारण क्या है? क्योंकि जब एक मतलब कुछ हाथ में नहीं रहता है, कुछ जो आय का जरिया है वो समाप्त हो जाता है, या फिर वो जैसे वो प्रकृति लूट लेती है उनसे, कि भाई फसल आई नहीं तो क्या करेंगे, दूसरा तो कोई साधन नहीं है। तो इसीलिए भी पशुपालन को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है, जो मैं आपको बता रहा था कि इसीलिए जरूरी है। दूध संकलन के साथ साथ सही दाम और समय पर उनका मूल्य चुकाना, दूध का मूल्य चुकाना, यह हमने पतंजलि डेयरी एक पूरा विभाग है। आज उनका टर्नओवर भी आपको बताऊं कि 1,000 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है उस डेयरी विभाग का। महीने में 2 से 3 बार सीधा वो किसान के खाते में पैसे ट्रांसफर होते हैं। मतलब कोई बिचौलिया नहीं है या फिर एजेंट वगैरह ऐसा कुछ रखा नहीं है। उसके साथ साथ गोमूत्र संकलन, यह भी काफी क्षेत्र में देश में चलता है। कि इससे भी क्या है कि पता चलता है कि भाई 2,000-3,000 रुपए तो गाय ने गोमूत्र के हमारे किसान को दिए, हमारे किसान भाई को दिए। तो उससे भी क्या है कि वो गाय पालने लग रहे हैं।
अभी राजस्थान में मैंने देखा कि भाई ज्यादातर उन्होंने कि भाई इतना हम खर्च नहीं कर सकते, लेकिन गाय को चराना, उसको रखना और सुबह शाम जो भी जब भी संभव हो उसका गौमूत्र लेना और जो व्यवस्था है व्यवस्था के तहत वो दे देना। क्योंकि जहां जहां व्यवस्था खड़ी है वहां पर बाकायदा गौमूत्र संकलन केंद्र लगे हुए हैं। उत्तरकाशी में भी जैसे मैं कल बात कर रहा था, हमारी कुछ बहनें मातृशक्ति भी इसमें जुड़ी भी है। कल मैं जो बात कर रहा था ये रूबी राम जी, इनकी भी ये बद्री गायों की बड़ी अच्छी सेवा है। तो ये जो दूध संकलन, गोमूत्र संकलन, गो आधारित उत्पादों पर ज्यादा अभी परम पूज्य स्वामी जी महाराज भी जोर दे रहे हैं। यह जो एक यज्ञ हवन का जो महत्व बताया जा रहा है, उसके पीछे तो पूरा शास्त्र काम कर रहा है, साइंस काम कर रहा है, लेकिन उसमें जो संविदा दी जा रही है वो सारी गोबर से बन रही है, मुख्यतः अपने देसी गाय के गोबर से। तो इस तरह से भी मतलब ज्यादा से ज्यादा उत्पादों का निर्माण करके उनका महत्व बढ़ेगा। तो ये घर घर मतलब आने वाले दिनों में तो हमने भी कोशिश करनी चाहिए कि यह उत्पाद घर घर पहुंचे। एक हमारा जैसे शाम को हम घर में जो दिया जलाते या भगवान के सामने जो दीपक जलाते, तो उसको भी अभी गोबर का छोटा सा दीपक, उसमें आप तो घी तेल से वो दिया जलाओ, तो वहां पर क्या एक प्रकार का धूप का भी काम करेगा। ऐसे छोटे छोटे उत्पाद बहुत अच्छे इसमें निकल रहे हैं। और पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास के माध्यम से कुछ ऐसी बीमारियों में जो न्यूनताएं रहती है, कमियां रहती है शरीर में, तो पशु आहार के साथ साथ शुद्ध सात्विक और प्रभावशाली औषधियों का निर्माण, पतंजलि फीड सप्लीमेंट का निर्माण, यह भी कार्य चल रहा है और इसको अभी बढ़ावा दे रहे हैं हम। मुझे अगर पूछोगे तो मैं लगभग ये 15 दिन से इसी कार्य में हूँ कि ज्यादा से ज्यादा औषधियों का निर्माण। अभी हमारे जो यहाँ के वैज्ञानिक है, उन वैज्ञानिकों से बातचीत करके कि क्योंकि जो पशु की प्रकृति है वो पूरी निसर्ग से अपने इससे जुड़ी हुई है, तो उसको एंटीबायोटिक्स या फिर ये जो केमिकल युक्त ऐसे इनकी दवाइयों का प्रयोग न करने का काम पड़े, और ज्यादा से ज्यादा कुदरती जो आयुर्वेदिक इलाज है, जो घरेलू इलाज है, वो ज्यादा प्रभावशाली रहते हैं और वो सीधा तुरंत उनकी बॉडी वो एक्सेप्ट भी करती है। और उसका प्रभाव भी मतलब उनका जो परिणाम जो जल्द से जल्द राहत मिलनी चाहिए वो भी देखने को मिलती है। तो यह भी पूरा कार्य चल रहा है। गौशालाओं पर पूरा कार्य तेजी से चल रहा है। गौशालाओं को जैसे मैंने कहा 2 दिन पहले गोवा की बात कही, उधर कर्नाटक में हमने देखा, यहाँ पर उत्तराखंड में मुख्यतः हरियाणा में तो बहुत ज्यादा गौशालाएं श्रद्धेय गुरु जी ने उसको संरक्षित किया है। क्योंकि महीने में हमारी पता नहीं कि कितनी गाड़ियां तो ये दान के स्वरूप में पेशेवर की जाती है। मतलब पतंजलि में वही विशेषता है कि यहाँ 1 रुपया भी किसी के सारे हमारे को सबके कोशिशों से मेहनत से आता है, तो वो 1 रुपया भी मतलब तुरंत परमार्थ में लग जाता है। तो ऐसी कितनी गाड़ियां हमें भी मतलब पता नहीं चलता, बाद में हिसाब आता है कि भाई गुरुजी ने तो यहाँ पर इतनी गाड़ियां दे दी, वहां पर इतनी गाड़ियां दे दी, और ये सारी गाड़ियां पशु आहार की दान में चली गई। बाद में फिर हम महीने के अंत में हिसाब लगाते कि भाई इस बार 25 लाख का गया, इस बार 30 लाख का गया, इस बार 40 लाख का गया, ये पशु आहार दान में दिया गया। तो ये ऐसी अविरत अखंड सेवा है। ग्रामीणों में, किसानों में ज्यादा से ज्यादा मतलब जानकारी मिले, उन्हें सही मार्गदर्शन मिले, इसीलिए गांव गांव जाकर संगोष्ठियों का हमारे अधिकारी पशु चिकित्सक यह भी पूरे परिश्रम करते रहते हैं कि गांव गांव में जाके संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। उनको बताया जाता है कि भाई हमने वैज्ञानिक पशुपालन कैसे करना चाहिए, पारंपरिक जो पशुपालन है उसकी मर्यादा क्या है, उसके फायदे तोटे सारे मतलब नफा नुकसान वो सारे बताया जाता है। और संतुलित पशु आहार का महत्व, वैज्ञानिक पद्धति से आपको क्या क्या करना चाहिए। जैसे छोटी सी बात है कि पानी कम पिलाया जाता है, उससे भी मतलब स्वास्थ्य पर भी मतलब गलत असर पड़ता है पशु के, और दूध उत्पादन भी घटता है। पानी कम से कम मतलब ज्यादा से ज्यादा पशु को मिले ऐसी व्यवस्था हमने करनी चाहिए। साथ में थोड़ा नमक उसके इसमें खाने में जाए, क्योंकि संतुलित पशु आहार में तो आता ही है, लेकिन पारंपरिक अगर हम दे रहे हैं तो वो नमक का महत्व बताया जाता है। उसमें अभी जैसे महाराष्ट्र इसमें अग्रणी है, मुख्यतः पश्चिमी महाराष्ट्र की मुक्त उसको गोठा संचार, मुक्त गोठा, यह वहां पर पद्धति निकली और सब तरफ अभी आ रही है कि पशु को बाड़े में मतलब खुला रखा जाए। उससे भी पशु का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, क्योंकि उनकी भी संधियां है, उनकी भी ये जो जोड़ है
सारे जॉइंट्स है वो भी अकड़ जाते हैं। बहुत बार अभी मैं मध्य प्रदेश के रीवा और सतना जिले में कुछ समय पहले वहां पर घूम रहा था, तो वहां पता चला कि वो गाय तो बंदिस्त है बिल्कुल। दूध मतलब कोशिश तो पूरी कर रहे हैं वहां के किसान पशुपालक, लेकिन उनको छोड़ा ही नहीं जाता, कभी बाहर ही नहीं निकाला जाता। फिर हमने वहां पर समझाया कि भाई इनको इनको बाहर निकालो, इनको इनका भी मतलब इनका भी एक स्वभाव है, इनका भी एक इनकी भी बुद्धि है, उन्हें भी ये सारी मतलब जो संधियों की जो कसरत है एक प्रकार की वो लगती है। अब वो योग प्राणायाम तो पशु तो करेगा नहीं, तो यह मतलब उसको घुमाना बहुत जरूरी है। इसका एक मैं आपको एक एग्जांपल दूं, क्योंकि अभी मेरा 5-7 मिनट में बातचीत अपनी ये विराम दूंगा, और आपके अनुभव और आपके जो कुछ प्रश्न होंगे उसका जवाब भी दिया जाएगा। सूरत में हमने देखा, राजा गुजरात के सूरत में हमने देखा कि एक भाई, उन्होंने अच्छे धनी व्यक्ति, उन्होंने घर पर एक गौशाला बनाई, 4 गायें रखी, और रोज सुबह जैसे आप देखते होंगे ना शहरों में, ये कुत्ते जो ये है डॉग है वो लेकर चलते हैं। अच्छा, वो क्या कुत्ते क्या करते हैं कि ठीक है वो पशु है, उसमें संवेदना तो हमने रखनी चाहिए कि भाई ठीक है ये इसको घुमाने ले गए, लेकिन वो क्या ज्यादातर किसके लिए लेके जाते हैं कि भाई उसका थोड़ी घुमाई हो और बाहर ही वो टट्टी करे। मतलब घर में जो उसकी जो मल है उसका मल मूत्र हो बाहर ही रहे, मतलब बाहर भले ही बाहर का वातावरण खराब हो। तो वो भाई ने क्या किया कि रोज सुबह अपने गाय को अच्छा मस्त रस्सा वगैरह बनाए, उनको लेके निकलते थे। तो गाय, वो 3 गाय देखती थी कि भाई एक गाय को ले जा रहा है, तो वो 3 भी फिर ये करती थी, परेशान करती थी। तो दोनों तीनों भाई घर के पूरे व्यक्ति फिर वो चारों गाय को लेकर निकलते थे सुबह सुबह, और लोग देखते थे कि भाई देखो घर की अच्छी गाय उसको घुमाने लेके गए हैं। तो वो एक बड़ा मतलब चर्चा का विषय भी हुआ था, और काफी लोग उसका अनुकरण भी फिर करने लग गए। मुख्यतः गुजरात में, क्योंकि काठियावाड़ जो जहाँ पर सोमनाथ, जूनागढ़, ये जो द्वारिका है ना, ये सब काठियावाड़ एरिया है। तो वहां पर तो मतलब शहरों में भी ये प्रचलन फिर बढ़ गया है। तो मेरे कहने का मतलब कि खाली खुले रखने से भी पशु का स्वास्थ्य अच्छा रहता रहता है। और आप पहले देखते होंगे कि ये बीमारियां कम थी, क्योंकि वो गोचर थे, चराने लेके जाते थे। अभी उसमें मर्यादा आई है पहले से। तो इस तरह का पूरा ये पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास का कार्य है, और आप सबके सहयोग से, आशीर्वाद से यह कार्य कार्य बढ़ रहा है, और उसको और जितना तेज गति से हम आगे बढ़ाएंगे, उतने हमारे देश के किसान पशुपालक लाभान्वित होंगे। तो मैं आपको भी आह्वान करूंगा कि इसका प्रचार प्रचार करने के लिए, और सीधे मतलब किसानों को अपने क्षेत्र में उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए आप डीलरशिप ले सकते हैं, अपने गांव का कार्य ले सकते हैं। तो उसमें संपर्क, अभी 2 दिन पहले मैंने एक छोटा सा क्लिप भी अपने योगाहार के इसमें ग्रुप में डाल दिया था। तो अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए आपको भी मैं आह्वान करूंगा, आमंत्रित करूंगा, या फिर आपके जो मित्रगण है, ऐसे ऐसी बहनें हैं कि जो हमारी काफी बहनें ऐसी है कि गांव में कार्यरत है, और गांव में उन्होंने वो 2-4 गांव में अपना पशुहार की बिक्री का काम करती है। उसके लिए कोई बड़ी दुकान की भी जरूरत नहीं है, घर पर भी हम अपने 40-50 बैग रखकर ये आजीविका का एक साधन भी बनेगा, और एक परमार्थ का काम क्या होगा कि आपके गांव के, आपके क्षेत्र के किसानों के हाथ में सही उत्पाद पहुंचेगा। मतलब जो विषमुक्त उत्पाद, संतुलित उत्पाद उनको पहुंच के उनका जो पशुओं का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा हो जाएगा। तो इसके लिए भी मैं आह्वान करूंगा, नंबर भी हमारे देते रहते हैं कि उसकी जो विधा विधा है, अगर गांव का काम लेना है तो उसके जो एक नियम है वो आपको बताया जाएगा। आपको अगर कोई 10 गांव का काम लेना है, पूरी तहसील का काम लेना है, तो उसके पूरे नीति नियम है, उससे सारा अवगत किया जाएगा। और मैं जो बात कर रहा था कि पशुधन बचाने में नस्ल सुधार एक बहुत बड़ा उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। वैसे तो मतलब प्रजनन, प्रबंधन, पोषण, यह 3 मुख्य उसके आयाम पशु वैज्ञानिक पशुपालन के बताए जाते हैं कि भाई प्रबंधन सही हो, पोषण भी सही हो, उसको सही आहार मिले, और प्रजनन समय पर हो। हर साल मतलब जैसे हमने तो हमारा घोष वाक्य रखा है कि भाई हर साल एक बच्चा 300 दिन दूध की धार, पतंजलि दुग्धामृत पशु आहार देने के बाद में हर साल आपका पशु बच्चा देगा, और 300 दिन तक। अभी दूध भी कम मतलब होता है, देखती पता चलता है कि भाई 4-5 महीने पशु दूध देता है, बाद में सूखने लगता है तुरंत। तो हम बोलते हैं कि भाई 10 महीने तक आपका पशु दूध देगा, क्योंकि वो एक
शरीर की वो क्षमता तो आनी चाहिए, उसके शरीर में उतना सामर्थ्य तो रहना चाहिए कि वो 300 दिन तक दूध दे। तो यह हमने एक वाक्य ही बना दिया कि भैया खिलाइए पतंजलि पशु आहार और हर साल एक बच्चा पाइए, हर साल एक बच्चा और 300 दिन दूध की धार। तो मैं साथ में थोड़ी बातचीत के लिए डॉक्टर साहब है हमारे, डॉक्टर नारायण जी, जो वैज्ञानिक देश का एक बड़ा संस्थान है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, उसमें रहे हैं और अभी उनकी प्रत्यक्ष सेवा अपने पतंजलि संस्थान में है। तो मैं उन्हें भी बताऊंगा कि ये नस्लों के बारे में थोड़ा बताइए, कौन कौन सी नस्लों की क्या थोड़ी विशेषता है और हमने क्या करना चाहिए। डॉक्टर नारायण जी। जी 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 जी। सुप्रभात ओम सभी को। और जैसे चौहान साहब ने बताया कि डेयरी का व्यवसाय और कृषि का व्यवसाय, हमारे ये दोनों स्तंभ हमारे भारतीय कृषि का और हमारे देश का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। और कृषि के साथ साथ कृषि में तो काफी संशोधन हुए हैं, लेकिन जैसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जो है इसके पशु के संबंध में भी काफी काफी अलग अलग विषयों पर कार्यरत रहती है। और श्रद्धेय गुरुजी और चौहान साहब की मतलब इनके ही मेहनत है कि अभी पतंजलि में भी नस्ल सुधार का जो कार्यक्रम है उसमें हम लोगों ने इनिशिएटिव लेना शुरू किया है। और जैसे आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी ऐसी नस्लें हैं जो लगभग 53 ऐसी नस्लें हैं गायों की जो रजिस्टर्ड है, जिनकी कुछ पहचान है, विशेष पहचान है और विशेष जगह से उनका मूल स्वरूप पाया जाता है। और भैंसों में अगर देखा जाए तो 19 ऐसी ब्रीड है या नस्लें हैं जो रजिस्टर्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो हम लोग 53 ब्रीड को तो हम लोग ज्यादा अच्छा नहीं मानते कि दूध उत्पादन के हिसाब से, लेकिन इनकी कुछ ऐसी आवाज ब्रीड। नहीं आ रही, अच्छी आवाज तेज नहीं आ रही। डॉक्टर साहब थोड़ी आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, अभी अभी हाँ अभी ठीक है, हाँ ठीक है हाँ जी ठीक हाँ है। जी, ठीक ठीक ठीक। तो 53 ब्रीडों में से जैसे हमारी कुछ ऐसी नस्ल है जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में पाई जाती है, उसमें से साहिवाल है, गिर है, थारपारकर है, कांकरेज है, रेड सिंधी, राठी, ये 5-7 ब्रीड ऐसी है कि ये बहुत अच्छा दूध देने के लिए समर्थ है। और अगर जब हमने हमारा देश जब आजाद हुआ उसके बाद हमने क्रॉस ब्रीडिंग शुरू किया, और क्रॉस ब्रीडिंग के लिए हम लोगों ने विदेशों से जर्सी और होल्स्टीन 2 ब्रीड को हम लोग लेके आए। और हमारे देश में जितनी हमारी नस्लें थी गायों की उसमें हम लोगों ने क्रॉस ब्रीडिंग शुरू किया। एक्चुअली उस वक्त जरूरी था क्योंकि हमारे यहाँ दूध उत्पादन बहुत कम था। और अभी आपको पता है कि लगभग 1996 से हमारा देश दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर स्थित है। और ये स्थित जो हमारा लेकिन हमारा सबसे जो ये मुद्दा है वो है हमारा देश के दूध का, गायों का या भैंसों का एवरेज एवरेज में हम लोग बहुत ही पिछड़े हुए अभी भी। और इसके लिए जब तक हमारे गायों का और भैंसों का, पशु का एवरेज में अगर हम लोग जब तक सुधार नहीं करते तब तक हमारे पशुपालकों हाँ को मतलब इसमें। प्रतिदिन दूध देने का एवरेज डॉक्टर साहब आपका बोलना है कि बहुत कम है हमारा। हाँ जी हाँ हम जी हाँ दूध जी, जैसे एक हम दूध बैत का उत्पादन जैसे। में तो सबसे आगे है, लेकिन एवरेज हमारा मतलब पर डे पर लीटर पर एनिमल बहुत कम है ना। हाँ, पर डे भी कह सकते हैं। और उसका एक जैसे ब्यात होता है पशु का, तो उसमें हम लोग अच्छा। 305 दिन मानते हैं एक ब्यात को, हाँ साइंटिफिक। कोई कोई पशु 2-2 साल तक दूध देता है, लेकिन वो जो है प्रॉफिटेबल नहीं रहता। और अगर एक 305 दिन में अगर उसका अगर एवरेज देखा जाए तो हमारा बहुत ही नगण्य है। और जैसे इजराइल है, यूएस है, ऐसे जैसे प्रगतिशील देश है, वहाँ का एवरेज देखो तो 12-13 हजार लीटर एक एक ब्यात का उनका एवरेज आता है। और हमारा अगर एवरेज देखो तो उसके अगर अगेंस्ट में लोगों 500-600 लीटर दूध का एवरेज पड़ता है। तो इसलिए हमारी ये जो ब्रीड है इसके ऊपर अगर उस वक्त अगर हमने संशोधन का काम किया होता तो हमको हर घर घर में साहिवाल, गिर, राठी ऐसे जो गिनी चुनी जो उच्च नस्ल की अपनी दूध देने वाली ब्रीड्स है उनको आवाज दूध की मिल डॉक्टर जाता। साहब थोड़ी दिक्कत आ रही है आवाज आपकी। यहाँ नेटवर्क तो लेकिन बहुत बढ़िया है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ अभी अभी ठीक है, अभी वो पता नहीं थोड़ा पास में थोड़ा कर लीजिए। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो पतंजलि परिवार में अभी दो विषयों के ऊपर ऑलरेडी बहुत दिनों से काम कर रहा था, जैसे न्यूट्रिशन है और हेल्थ है। लेकिन ब्रीडिंग के ऊपर हमारा अभी विशेष ध्यान नहीं था, तो लेकिन स्वामी जी के और श्रद्धेय गुरु जी के आशीर्वाद से इसके ऊपर भी अभी काम करना हम लोगों ने शुरू किया है। अच्छा, और ये नस्ल सुधार का मतलब क्या महत्व है और क्यों मतलब इसके ऊपर कार्य होना चाहिए, ये भी थोड़ा डॉक्टर साहब बताइए
कि भाई हाँ जी, नस्ल हाँ जी। सुधार, ये ब्रीडिंग का कार्य क्यों होना चाहिए? एक्चुअली हमारे जो पशु है, जैसे मैंने पहले बताया कि उनका एवरेज अगर हमको सुधारना है तो हाँ, अच्छे अच्छे नस्ल के नंदी, जब जब हाँ, जब तक हमारे पास नंदी का, देखिए हम लोग कई लोग बोलते हैं कि हमको देश का दूध बढ़ाना है। तो दूध हाँ, बढ़ाना मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि बटन दबाया और दूध बढ़ाया। तो उसके हाँ, लिए क्या करना पड़ेगा कि अच्छे अच्छे नस्ल की गाय हमको तैयार करनी पड़ेगी। कैसे पड़ेगी? तो उसका हमको जेनेटिक पोटेंशियल सुधारना पड़ेगा। और जेनेटिक पोटेंशियल कहाँ से आएगा? तो अच्छे नंदी जब हमारे पास उपलब्ध होंगे तो नेचुरली आने वाली जो पीढ़ी है उसमें दूध देने की क्षमता हमारी बढ़ेगी। जैसे कोई गाय अगर 20 लीटर दूध देती है तो आने वाली पीढ़ी में हम लोग उसको और सुधार कर सकते हैं। और आजकल नई नई टेक्नोलॉजी आई हुई है, जैसे कि 6 सॉर्टेड सीमेन है। तो हम्म। आजकल जो 57 सीमेंट स्टेशन है पूरे देश में, कई सीमेंट स्टेशन के ऊपर ये 6 सॉर्टेड सीमेंट भारतीय गायों का वंशों का मतलब वो भी उपलब्ध है। और मतलब तो ये सीमेंट ऐसा है कि जो वो गाय को जब वो अपने हीट में आती है, ऋतुकाल में रहती है, तो डॉक्टर साहब का बोलना है कि वो सीमेंट देने के बाद में 90% लगभग बच्चियां ही निकलती है। हाँ वो जी, हाँ जी। फीमेल यही उसका ही जन्म होता बिल्कुल है ना बिल्कुल डॉक्टर बिल्कुल। साहब? जी बिल्कुल, जी जी। तो हम्म। इसमें 90% का तो अभी तक उन्होंने संशोधन किया है। हो सकता है भविष्य में उसको 100% भी करे। लेकिन अच्छा, मुझे लगता है 90% भी है तो इसमें काफी हम के बहुत बड़ी किसानों के बात है। लिए जी बड़ी बहुत बड़ी बात है। हम्म, अभी रिसेंटली मैं ऋषिकेश के पास एक यूएलडीबी गवर्नमेंट यूएलडीबी का एक सीमेंट स्टेशन है, वहां पर मैंने देखा कि साहिवाल का बुल जिसकी माँ का दूध 4200 लीटर। तो ऐसे ऐसे अगर नंदी का अगर हम लोग सीमेंट हमारे पशुओं में हमारे गायों में अगर हम लोग यूज करेंगे तो निश्चित रूप से आपको आने वाली पीढ़ी में दूध में सुधार ही जी, होगा। जी। और जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो हम लोग अपग्रेडिंग बोलते हैं, तो धीरे हम्म, धीरे धीरे हमारे पास कोई भी ब्रीड की अगर गाय है और उसमें अगर कोई किसान चाहता है कि भाई मुझे मेरे घर में भी साहिवाल हो, गिर हो, कांकरेज हो, थारपारकर हो, तो उसमें धीरे 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 अगर हम लोग ऐसे 100% वीर्य से अगर हम लोग उसमें क्रॉसिंग करेंगे या प्रजनन करेंगे तो धीरे धीरे हमको भी मतलब पूरे ये देश का डॉक्टर गवर्नमेंट डॉक्टर पड़ेगा। साहब का बोलना है कि आने वाले दिनों में, जैसे अभी इनकी सेवा वहां पर शुरू हो चुकी है गौशाला में, और पूरा संशोधन, पूरी टीम अभी लगी हुई है, तो अच्छे नस्लों की गाय भी, जो मतलब परम पूज्य स्वामी जी महाराज का जो स्वप्न स्वप्न था, और जो पहले बात कर चुके हैं, तो वो मूर्त रूप देने के लिए यह कार्य है। और जो नस्लों का जो महत्व डॉक्टर साहब बता रहे थे कि भाई हमारा जो दूध का एवरेज जो कम है प्रति पशु, उसमें सुधार होना जरूरी है, क्योंकि उससे क्या होगा, सीधी सीधी किसानों की, पशुपालकों की आय बढ़ेगी। आय बिल्कुल बढ़ेगी तो मतलब आकर्षण बढ़ेगा, और पशुपालन के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। और जैसे मैंने पहले ही कहा कि भाई ये ज्यादा सुरक्षित व्यवसाय है, खेती के मुकाबले बहुत ज्यादा सुरक्षित व्यवसाय है। डॉक्टर साहब और कुछ करना चाहोगे किसी? जी। तुक्कर साहब, मैं बोलूं? हाँ, 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 हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ बताइए। जी। तो उसके बाद में, जैसे उसके हाँ जी, डॉक्टर साहब के बातचीत के बाद में जिनके जो भी कोई सवाल होंगे, तो हम मतलब दोनों सामूहिक रूप से उसका जवाब देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुनीलाल जी, जी। तो जैसे देखते हैं आपकी, हम लोग बोलते हैं कि भाई अभी बहुत सारे लोगों में क्रेज भी आ गया है कि हमारे देशी नस्ल को पालना चाहिए। और हाँ, जब तक लेकिन देखेंगे कि उसका उत्पादन जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक उसका हाँ, किसानों को ज्यादा उसका जो क्या कह सकते हैं इंटरेस्ट कहो या उसकी पालने की जो क्षमता है वो नहीं बढ़ा पाएगा। तो जी, इसलिए जी। इसके ऊपर काम होना बहुत जरूरी है। और ये हम्म, जो नई नई टेक्नोलॉजी का और क्योंकि देखिए किसानों को क्या होता है कि जैसे उसकी गाय या भैंस जब हीट में आती, गर्मी में आती है, तो वीर्यदान करने वाला जो बंदा आता है वो कंटेनर लेके वहां पहुंच जाता है। लेकिन कोई भी किसान उसको पूछता नहीं है कि भाई तुम्हारे पास कितने नंदी का सीमेन है, उनकी माँ का दूध क्या है, उनका फैट का एवरेज क्या है, मेरी मेरी जो गाय है ये कौन सी नस्ल की है, मुझे कौन सी नस्ल का वीर्य यूज करना चाहिए। इसके ऊपर बिल्कुल इवन मैं तो देखा हूँ कि लगभग मैंने 9 राज्यों में काम किया हूँ भारत के, उसमें जो प्रगत से प्रगत जो हमारा एरिया है वहां पर भी किसान को बस अपनी गाय या भैंस गाभन होने से मतलब रहता है। वो आगे हम्म। वाली पीढ़ी कौन सी रहेगी, क्या रहेगी, उसको उनको कोई ये नहीं ये लेना देना है। ये हमने अभी एक गौशाला गए थे, तो वहां देखा ना डॉक्टर साहब, वो महाराज परेशान थे। बोले वो जी गलत ये देखे गया है, वो क्रॉस का ही अपना से इंसेमिनेशन करके गया, और बचिया निकली तो गलत निकल गई।
मुझे तो ये हाँ चाहिए नहीं थी, नहीं। हाँ जी हाँ जी ये बात सही जी है। जी हाँ अभी वो महाराज बेचारे वो देशी गायों में इंटरेस्टेड थे, लेकिन किसी एक इंस्ट्रूमेंटर आ गया और उसमें जर्सी हाँ, का उसने वहां पे वीर्य डाल दिया, तो नेचुरली बचिया तो वो उसी सीमेंट से आएगी। तो बाद में क्रॉस फिर की महाराज जर्सी परेशान आई। हो गए कि भाई यहाँ तो मुझे जर्सी तो चाहिए। जी जी जी। जी चलिए, धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। अभी जी कुछ मुन्नीलाल जी, कुछ लोगों के सवाल दिख रहे हैं, आप थोड़ा अभी उसको कोऑर्डिनेट करें तो हम चर्चा उसके ऊपर बातचीत करेंगे। जी 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 जी, जी धन्यवाद आदरणीय भाई जी साहब। जी जी। आदरणीय जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी हैं महाराष्ट्र जी से। जी। जी, हाँ दुबे सर आमंत्रित है आप। जी डॉक्टर दुबे सर, माइक ऑन। हाँ धन्यवाद बहन जी, धन्यवाद। चर्चा बहुत अच्छी चल रही है। भाई साहब मुख्य अतिथि जो है उन्होंने भी अच्छी जानकारी दी, डॉक्टर साहब ने भी दी। मसला आ गया है कि किसान के पास दूध प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। हम्म दूध प्रोडक्शन बढ़ते समय यह है, उसका सोल्यूशन आया है कि भाई नस्लों में सुधार होना चाहिए और हम्म प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। उसका दूसरा पहलू ये भी है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, कॉस्ट ऑफ हम्म मिल्क, ये अगर हम्म बढ़ी तो निश्चित रूप से पशुधन बढ़ जाएगा और दूध भी बढ़ जाएगा। दिक्कत यही होती है कि प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रहे, मिल्क प्रोडक्शन रहे, तो नस्ल सुधार करना, उसमें अलग अलग प्रजातियां करना, लेकिन कॉस्ट ऑफ मिल्क बढ़ना चाहिए, इस पहलू पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। आज मैं मिसाल के तौर पर बोलूंगा, रद्दी, पेपर की रद्दी 15 से 20 रुपया किलो है, पानी की बोतल 20 रुपया किलो है, और महाराष्ट्र में जहां मैं वर्धा जिले में रहता हूं वहां पे दूध 27 रुपया लीटर खरीदा जाता है डेयरी में। अब पानी हम्म। 20 रुपया लीटर में बेचा जाएगा और दूध यदि 27 रुपए में खरीदा जाएगा तो किसान को क्या पुरेगा? उसका ढेप का खर्चा है, उसका जिसको बोलते कि पशुओं को राखने की यानी प्रोटेक्शन की बात है, उसको अब चराने की देखभाल है। बात है, तो उसमें बचेगा ही कुछ नहीं। हम तो ये चाहेंगे पतंजलि के माध्यम से कि भाई जिसमें ये दूध का जो भाव है, ये दूध का भाव अगर हम लीटर के पीछे 10 रुपया भी अगर बढ़ा देते हैं तो निश्चित हम्म। रूप से 10% 20% लोग पशु पालना ज्यादा ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएंगे और इसके तरफ रुझान आएगा। मैं जानकारी चाहता हूँ कि कॉस्ट ऑफ जी जिसको बोलेंगे हम कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, इसके बारे में अगर कुछ अध्ययन किया हो तो वो भी सदन के सामने रखा जाए। और मैंने जो दूध की कीमत बढ़ाने की जो बात कही है उस बारे में भी जानकारी दी जाए। धन्यवाद। जी जी। तो इसमें इसमें डॉक्टर साहब, दो आपके प्रश्न थे कि एक तो जो उनका जो लागत मूल्य है वो कैसा, किसान का कैसा घटे घटे, और जो उनका जो फिनिश प्रोडक्ट है, एक प्रकार का जो उसका उनका उत्पाद है दूध, उसको ज्यादा से ज्यादा मूल्य कैसे मिले। तो लागत मूल्य घटाने के लिए हमने तो जैसे बताया कि पूरे ग्रामोद्योग न्यास की तरफ से चिकित्सक जो सारे जुड़े हुए, मतलब साथ में जुड़े हुए हैं, हमारे अधिकारी, उत्पाद, इनके इसके माध्यम से, और ये जैसे गांव गांव जाकर हम ये ऐसी पुस्तिकाएं वगैरह देते हैं। ये परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने स्पेशल लगभग 10-12 रुपए की किताब है, लेकिन हम मुफ्त में हर किसान के घर यहाँ रखते हैं, और इसमें वैज्ञानिक पूरी जानकारी है। ये इस पुस्तिका में, इसका नाम ही है पशुपालक निर्देशिका एवं उत्पाद विवरण पुस्तिका, मतलब पशुपालक निर्देशिका, ये ज्यादा से ज्यादा पन्ने उसके हैं। तो वो जानकारी उपलब्ध करा रहे, और उसमें दूसरा जो उनके उत्पाद, मतलब दूध के भाव ज्यादा मिलने के लिए, अभी आपने देखा कि जैसे जहां जहां भी पतंजलि का संकलन है, वहां पर दूसरे लोग भी इतनी लूटपाट नहीं कर पा रहे, क्योंकि पतंजलि का भाव हमेशा ज्यादा ही रहता है। मतलब मार्केट के भाव की तुलना में पतंजलि डेयरी का दूध का संकलन का भाव थोड़ा ज्यादा ही रहने से, मतलब मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि जैसे 27 रुपए है तो एकदम से कोई 10 रुपए बढ़ा पाएंगे, लेकिन 2 रुपए 3 रुपए ज्यादा ही रखने की कोशिश रहती है, क्योंकि उसके ऊपर क्या है कि बहुत सारा एक अर्थशास्त्र भी काम करता है, और आने वाले दिनों में हो सकता हो वो उसके ऊपर कंट्रोल बढ़ेगा, क्योंकि मैंने डेयरी रीजन के लोगों से ये बात किया है। जो आपका जो प्रश्न था, ये तो 27 रुपए डॉक्टर साहब आप बहुत ठीक ठाक बताइए, मतलब हमने तो अभी ये कोरोना काल में 18 रुपए 20 रुपए ये भी रेट देखे हैं।
और दूध मतलब मतलब बहाना पड़ता था, क्योंकि उससे तो भाई मतलब निकालो ही मत, ऐसी स्थिति थी, निकाल के छोड़ देते थे, वहीं छोड़ देते थे। तो यह फिर भी यह अभी भाव कोई ठीक तो नहीं है। अभी बीच में हमारे 35 रुपए तक ये भाव चले गए थे, लेकिन अब अभी वापस डाउन हुए हैं, तो अब कार्यरत है। मेरे कहने का मतलब कि पतंजलि संस्थान की तरफ से, पतंजलि डेयरी की तरफ से, न्यास में जो हमारे श्रद्धेय गुरु जी का मार्गदर्शन है, डेयरी में भी है, तो कोशिश की जा रही है और उसको राष्ट्रीय स्तर पर भी ये आगे मुद्दे उठाए जाएंगे। मतलब ये न्यूनतम जो जैसे एमएसपी अपनी इसमें लग गई, अपने खेती उपज में लग गई, तो ये जो दूध है उसके ऊपर भी मिनिमम मतलब ये मैक्सिमम सेल प्राइस या ये इसकी गाइडलाइन बननी चाहिए, उसको पूरी पूरी अपनी कोशिश रहेगी। डॉक्टर साहब। सर मैं जी। पतंजलि ने देना चाहिए ये संदर्भ में बात नहीं कर रहा। मेरा सुझाव ये था कि जैसा हाँ, एमएसपी निर्धारित होती है तो वैसे हाँ, ही दूध की एमएसपी कितनी निर्धारित होती है इसका तो हम आप सभी जो लोग हो, नहीं कार्यकर्ता नहीं हो, तो ये, ये हाँ तो निर्धारित होती है। और उसमें जो किसान का प्रॉफिट है वो मिला के वो मिनिमम रेट मिलना चाहिए। इस तरह का आवेदन जब तक या व्यवस्था नहीं बनेगी तब तक इसमें संभावनाएं जो दूध बढ़ाने की है वो थोड़ा प्रश्न बना रहेगी। यही मेरा सुझाव है। नहीं 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 नहीं, वो समझ गए डॉक्टर साहब। और मतलब आपका भाव ये है कि भाई इसके ऊपर सभी को जागृति करनी चाहिए और सरकारों को मतलब ये एक प्रकार का विवश करना चाहिए, मजबूर करना चाहिए कि ये इसके ऊपर भी गाइडलाइन जारी करे। क्योंकि जैसे अपने अनाजों में गाइडलाइंस आई तो उसके कम से कम नीचे की खरीदी तो रुक गई, वैसे दूध में हो। तो यह मतलब बड़ा आपका चिंतनशील प्रश्न था और उसके ऊपर जरूर मतलब हम सभी कार्य करेंगे आगे, जहां जहां जिस मंच पर भी बात रखनी है वो रखकर। और मैं ये व्यक्तिगत रूप से हमारे श्रद्धेय गुरु जी के साथ परम पूज्य स्वामी जी महाराज का भी कभी जैसे जो भी बातचीत का योग आएगा तो ये बात जरूर रखूंगा। जी धन्यवाद आपका। अभी दूसरे कुछ मातृशक्ति ये दिख रहे हैं दूसरे हैंड्स भी, तो उसको उनको कोई उनके सवाल होंगे तो वो आप ये उनको उन्हें अवसर दीजिए। जी आदरणीय बने सिंह भाई साहब जी, सादर आमंत्रित है, आप सवाल करिए। जी, सदन के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। साथ में मुख्य अतिथि जी को दूसरी बार बुलाए इसीलिए कि उस पहले आए तो उस दिन हमारा जी सवाल ओम पूरा नहीं शरद हो भैया पाया को बुलाओ। मेरा ये निवेदन था कि अपन को जैसे पतंजलि का पशु आहार है वो प्रत्येक ग्राम पंचायत तक अपनी डीलरशिप पहुंच जाए या फिर अपना जी शरद भैया विक्रेता सादर आमंत्रित है आप। विक्रेता पहुंच जाए आज क्या जी शरद भैया। उसके भैया का हो जाए पूरा, पूरा भैया का हो जाए, बैनी भैया का, हाँ, फिर उसके बाद अच्छा अच्छा, जी उसके जी। लिए अपन क्या कर सकते हैं ज्यादा ज्यादा ये प्रयास। दूसरी बात यह कि जैसे देश के अंदर बहुत सारी गाय माता का भी नस्ल सुधार और बहुत सारी बातें चल रही है ज्यादा दूध देने को उत्पादन में, पर अपने भारतीय गोवंश जो है वो जी ओम बने दूध नहीं वो सिंह अमृत जी है देती है नहीं? और उस अमृत का अपन उपयोग करते थे तो कोरोना कैंसर ऐसे हार्ट आ अटैक रही के है, उनकी आवाज आ रही है। घुटने के बल नहीं आ रही है। चलने के लिए मजबूर कर देती थी। आज वो अमृत हमारे पास नहीं पहुंच रहा, इसलिए आज दुनिया में ये बीमारियां बढ़ रही हैं। जी जी। तो क्या ज्यादा दूध देने वाली गाय उपयोगी है या कम दूध देने वाली गाय ज्यादा उपयोगी है? नहीं, उसमें एक्चुअली अभी डॉक्टर साहब भी हमारे साथ में थे, वो भी वो और मतलब अच्छे से बता पाएंगे, लेकिन मैं जितना समझता हूँ वो आपको बताता हूँ कि कम दूध देने वाली गाय का ज्यादा प्रभावी मतलब उसमें जो एक प्रकार के जो तत्व है वो ज्यादा प्रभावशाली रहते हैं और ज्यादा दूध देने वाले में कम रहते हैं, ऐसा मतलब इतना उसमें फर्क नहीं है। मेन है कि वो कौन से नस्ल की है और उसको क्या खिलाया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव और संवेदनशील कार्य है। अगर आपको पता होगा कि अगर 2 प्याज आप गाय को खिला दो शाम को, दूसरे दिन सुबह आपके वो जो प्याज की जो सुगंध दुर्गंध है वो उसमें दूध में आपको दिखेगी। तो उनको क्या खिलाया जा रहा है ये बहुत जरूरी है। और नस्ल और आहार, ये दो बहुत उसमें मतलब काम करते हैं। और ऐसा कभी ये इतना ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने और हमने देखा व्यक्तिगत रूप से भी, हम जहां जहां भी गए ना, कि वहां ये पूरी एक वंशावली रखकर उसकी एक वैज्ञानिक तरीके से वो नस्लों का सुधार होता है। और ये जो संकर गाय है वो एक तो अलग ही प्राणी है, वो तो दूध देने वाला प्राणी है, मतलब मशीन है दूध की जैसी। लेकिन हमारा जो कार्य है अभी वो ज्यादा पूरा ध्यान जो है वो सारा अपने देसी गायों पर है। और देसी गाय अभी 25-25 लीटर तक तो हमारे देश में काफी क्षेत्र में पहुंच चुकी है। 15 से 20 लीटर की तो अभी मतलब
आमतौर पर दिखती है, जहां भी आप इंक्वायरी करो तो वहां पर आपको मिल जाएगी, भाई ये 15 लीटर की है, 20 लीटर की है। लेकिन उसमें जो उसका जो प्रभाव है, जो मूल्य, उसका औषधीय जो गुण है, वो पूरे उसमें पर्याप्त मात्रा में उसको उसमें देखने को मिलेंगे। लेकिन इतने ही उसमें शर्त इतनी रहती है कि उसको क्या खिलाया जा रहा है, मतलब संतुलित अनुपात में सही चीजें और जैसे सात्विक शुद्ध सात्विक ऑर्गेनिक चीजें दी जा रही कि नहीं, ये उसका मैं आपको थोड़ा स्पष्टीकरण कर रहा था। जी बने सिंह जी जी। जी। साथ ही एक और निवेदन था मेरा कि पशु आहार अपन प्रत्येक ग्राम पंचायत पहुंचाने का कैसे प्रयास कर सकते 15-20 लीटर की देसी गाय कौन सी वेरायटी है सर? जी 15-20 लीटर जो अपनी देसी गाय दूध देती है, कौन सी वेरायटी है? हाँ, ये कौन सी नस्ल है? हाँ, ये अभी डॉक्टर साहब आपको बता रहे थे कि उसमें साहीवाल है, ये थारपारकर है, जर्सी, आपने ये सॉरी जर्सी बोल गए मैं, ये गीर है, ये तीनों तो नस्लें अच्छी है। और भी डॉक्टर साहब थोड़ी आपको, डॉक्टर साहब 15 लीटर वाली पूरी गाय बता दीजिए कि आपने जो देखी, मतलब क्योंकि 7-8 राज्यों में सीधा इनका कार्य रहा है डॉक्टर जैसे आप नारायण जी। देखेंगे कि बीकानेर जिला है, हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, वहां पर चारे की बहुत कमतरता है। हाँ वहाँ की पृष्ठभूमि ऐसी है कि वहाँ पर दूध का व्यवसाय बहुत अच्छी तरह से चलता है। तो आप वहाँ हाँ। पाएंगे कि हरा चारा बहुत कम मिलता है, लेकिन फिर भी राठी नस्ल की जो गाय है, अच्छा, 15 राठी। से 10, 15, 20 लीटर तो एवरेज उसका दूध वहाँ पर, मैंने एक 4-5 सालों तक मैंने देखा, दूध रिकॉर्डिंग भी किया है, वहाँ अच्छे अच्छे नंदी भी तैयार किए हैं। हाँ तो ये ऐसी नस्ल का अगर हम लोग पूरे देश में अगर हम लोग विस्तारित करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा एवरेज जो है, तो जैसे आप सोच रहे कि 15 लीटर, जैसे ब्राजील, हमारी गिर, गुजरात की गिर जो है, ब्राजील वाले लेके गए, वहां 30 से 35 लीटर एवरेज में दूध देती है वहां पर गिर गाय हाँ। हमारी। तो हम्म। क्यों देती है? तो उन्होंने वहां रिकॉर्ड कीपिंग किया, उन्होंने सारी जानकारी, सिस्टमेटिक ब्रीडिंग किया, प्रजनन किया, अच्छे अच्छे नंदी तैयार किए, और अब वहां पर जो है 30-35 बात उनके लिए एक नॉर्मल कितने बजे बात हो मोहरा गई। था उसका? तो वो जी वैसा ही जी। अगर हमारे यहाँ गाड़ी दूध लेना मतलब ये आपके कहने का मतलब डॉक्टर साहब की जो राठी है, थारपारकर, साहीवाल, गीर, ये तो रेड चिल्ली, ये तो अपने मतलब 15 लीटर तक तो देखी है और है भी उपलब्ध भी, है ना? जी जी, अच्छा मैनेजमेंट किया जाए, अच्छा उसका क्या कह सकते हैं, पशु आहार दिया जाए, और हाँ टाइम पर सारी उसकी व्यवस्था की जाए, तो 10-15 लीटर उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जी 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 जी। हाँ भाई साहब जी। और जी मार्गदर्शन आदरणीय दूसरे जो है, आदरणीय शरद वर्मा जी, इसके बाद मनीष जी सवाल करेंगे। आदरणीय शरद वर्मा जी। जी 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 लाल जी। जी ओम, ओम। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। जी 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 शरद जी। मुखर्जी जी से मेरे 2-3 क्वेश्चन है जी। सर ये जैसे देसी गाय गांव में जो 2 लीटर दूध देती है हाँ। और 112 रुपए लगभग, उसको 112 है सर, हम्म। और उसकी जो है वो 80 रुपए चाहती है, अब 20-25 रुपए बचता है। तो वो ये गाय रोड पे छोड़ने का कारण है, ये जो गाय रोड पे छोड़ी जा रही है, ये 2 लीटर की गाय है, इसको छोड़ते हैं लोग। अब 20 रुपए उनको बच रहा है, तो वो कैसे गाय को पालेगा? ये हाँ जी। बड़ी मुख्य समस्या है, और इसके कारण पूरी गाय रोड पे आती है। जी हम जी। लोग सर साइलेज बनाते हैं जी, हाँ साइलेज बनाते हैं, लेकिन हाँ। अभी तक ये जो दूध 2 लीटर दूध है, ये जो उत्पादित कर रहे हैं, हम्म। इसमें कम से कम रेट उनको ऐसा मिले कि वो अपनी गाय को घर से खुद का उपयोग कर, तो फायदा मिलता है। जी जी। आज हम इसमें लोग अगर बाजार में दूध का ऑर्डर करते हैं श्रीमान जी, जब पॉलीथीन पैक में जो दूध आता है, हम्म अगर हम लोग 500 लीटर दूध का भी ऑर्डर करेंगे तो वो भी मिल जाता है। तो हम्म क्या इनके पास इतना दूध रहता है क्या? इतना दूध उनको कभी कम नहीं रहेगा। अगर मार्केट में जाते हैं और इनसे हम्म कहते हैं साहब 1000 लीटर दूध चाहिए हमें, हम्म तो वो कहते हैं हाँ साहब मिल जाएगा, कल ले लीजिए आप। तो ये कितना ऐसे दूध, क्या कोई केमिकल से बनता है या क्या है सर? मतलब ऐसा दूध हमेशा कभी कम नहीं होता बाजार में। जितना दूध नहीं, मांगोगे उतना दूध मिलता है बाजार में जी। जी जी।
इसमें तो क्या कारण है सर ये? जी जी शरद जी, मतलब 2-3 आपके प्रश्न थे कि एक प्रश्न ये था कि ये 2 लीटर की गायों का जो उसका मतलब हिसाब किताब लगता नहीं है, इसीलिए ये रोड पर घूमती रहती है ना? वो खर्च मतलब किसान को जो जी पशुपालक है उसको जी उठाता नहीं है। अब इसमें आगे जी जैसे हम न्यास की तरफ से तो कार्यरत है ही पूरे, लेकिन आगे अगर थोड़ा संगठित रूप से अगर कार्य करें, क्योंकि गाय मात्र एक मतलब नस्लों की एक बात तो अलग है। और ये मैंने तो खुद मध्य प्रदेश में देखा है कि एक गांव में मैं था और वहां पता चला कि भाई एक कामधेनु यहाँ है। मध्य प्रदेश का शाजापुर जिले की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहां गाय गए तो उन्होंने जी बताया कि भाई ये गाय गांव में घूम रही थी, इसका कोई मतलब मालिक नहीं था। और मैंने फिर उसको रखा क्योंकि मेरे पास 4-5 भैंसें थी। और उसको मैंने जो भैंस को आपका जो चारा आता था, ये जो पशु आहार आता था अच्छा अच्छा पतंजलि का, मैं उसको खिलाना चालू कर दिया, उसका थोड़ा मतलब देखभाल शुरू कर दी। देखभाल के बाद में पता चला कि भाई 2 महीने के बाद में वो अपने ऋतुकाल उसका चालू हुआ, मतलब हिट में आने लग गई। हिट में आने लग गई तो उसको गाभिन किया। गाभिन करने के बाद में उन्होंने बताया कि भाई पहले ही बैत में इसने मतलब पहले 13 लीटर 15 लीटर तक दूध दिया। उसके बाद में तो मतलब उसका जो बछड़ा आया, अरे बछड़े की वाह बड़ी चर्चा होने लग गई। एक मैं ये उदाहरण दे रहा था आपको कि अच्छी अच्छी गाय है, लेकिन उसके ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया। उनको देखभाल भी एक बहुत बड़ी बात ये जी होती है। लेकिन साथ में क्या कर सकते हैं कि ये जैसे एक संगठित रूप से अगर कार्य करे तो गाय का देखिए गौमूत्र की भी अपनी महिमा है। ये मैंने गुजरात में देखा है कि काफी सारे जी ऐसे ग्रुप देखे कि जो अपने वहां पर 25 गाय 50 गाय को इकट्ठा रख के उसका गौमूत्र पूरे अपने विधि विधान ये मतलब वैज्ञानिक पद्धति से या फिर एक शास्त्रोक्त पद्धति से उसका गौमूत्र कलेक्ट करके उसका फिर अर्क निकाल कर गोअर्क बनाकर छोटी छोटी बोतल में पैक करके अपने स्थानीय स्तर पर दे रहे हैं। बिक्री भी हो रही है, 100 रुपए तक बोतल आराम से लोग ले जा रहे हैं। क्योंकि कितने अभी आपने ये तो पता ही है सबको कि भाई वो देसी गाय का जो गोमूत्र है उनका अगर सही सही रख रखा हुआ, ऐसा नहीं मैं कोई भी गाय का, गाय देसी है लेकिन अगर शहर में कचरा खा रही है, झूठा प्लास्टिक में डाला हुआ सारा ये खा रही है, तो उसका तो गोमूत्र में भी वो ये नहीं रहेगी, मिलेगी नहीं अपने को, तत्व नहीं मिलेंगे। और वो उसके दूध तो वो कहाँ से, दूध तो मतलब ऐसे ही मिलेगा। जो प्रभावशाली तत्व चाहिए वो नहीं मिलेंगे। मतलब इसीलिए आहार का बहुत ज्यादा महत्व है। तो थोड़ा सही आहार देके उसको कम से कम सही चारा देके समय पर पानी वगैरह सारा उपलब्ध करा के, ये गोमूत्र मतलब वो तो गाय में गौमाता की वो अपनी क्षमता भी है कि ज्यादा से ज्यादा जो विषैले तत्व है उसको वो अपने पेट में समा लेती है या फिर वो गोबर से निकाल देती है। और अच्छा अच्छे तत्व ही बाहर देती है, हमें देती है। तो ये इससे क्या होगा कि जैसे अभी गांव गांव में ये जो जहां पर भी अंतिम संस्कार होते हैं तो वहां लकड़ी का चलन कम हो जाएगा। ये संविदा का एक बड़ा रूप है कि बड़े बड़े ऐसे 4-4 इंच के सरल सीधे ऐसे डंडे जैसे गोबर के ये मिलते हैं, रॉड मिलते हैं। तो वो उससे अपना खर्च बचेगा। थोड़ा संगठित रूप जी में इसके ऊपर कार्य करना जरूरी है। मात्र दूध पर नहीं, बहुत बाकी भी चीजें हैं उससे मतलब मॉडल के तौर पर कुछ हम किसानों को तैयार करके गांव के कोई गरीब किसानों को ऐसे बैल वगैरह उपलब्ध करा सकते हैं जो हम गांव के माध्यम से बनाए। कुछ जगह ऐसे मॉडल बने हैं, हम तो कोशिश पूरी करेंगे कि ऐसे मॉडल को सामने सबके सामने लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? जी 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 जी। तो ये जो और कोई गिर गाय वगैरह जो दूसरा 15-20 ये लीटर जो दूध दूध देती है, की कैसी उपलब्ध हमको मिलेगी? हाँ, तो गीर गाय अभी उसमें भी बताऊं आपको, ये मैं हम लोग तो गुजरात से अभी परिवार गुजरात में है। तो ये गीर का क्या है, इसको मतलब ज्यादा एक्सप्लोजर मिला ना मीडिया के माध्यम से, इसीलिए गीर का आकर्षण बन गया। लेकिन गिर के समकक्ष बहुत अच्छी देसी गाय है कि जो मतलब उसकी उसकी मुकाबले में कोई रत्ती भर भी कम नहीं है। वो उसमें भी उसमें साहिवाल है, थारपारकर है, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी रेड सिंधी बताई, राठी बताई। उधर अपने आंध्र प्रदेश में ये कल मैं जो बात कर रहा था परसों, वो अंगोल नस्ल है कि जो सबसे बड़ी बड़ा मतलब उसका शरीर बड़ा बलवान शरीर रहता है। तो ये ऐसी गाय है। तो ये गाय कोशिश तो हम ही करेंगे कि अपने यहाँ से उपलब्ध हो जाए अभी आने वाले दिनों में। साल मतलब 1 वर्ष का अभी पूरा समय लगेगा। तो पतंजलि के माध्यम में यहीं आप हमारे पास ही आ जाना, यहीं से हम ये जी उपलब्ध करा सकेंगे। ठीक है ना? जी जी जी
नहीं, ये काम अगर आप करोगे तो आपके यहाँ से बहुत अच्छी बहुत गाय बिकेगी सर, क्योंकि लेने वाले हाँ। बहुत हैं, उनको जी। एक जगह नहीं है। हाँ जी जी जी, वो सर होगा मेरा एक निश्चित क्वेश्चन रूप और रह गया। हाँ जी जी शरद जी। सर मेरा ये था कि जब दूध हम बाजार में लेने जाते हैं, ये हाँ पॉलीथीन पैक में हाँ जो दूध हाँ आता है, हाँ अगर इनको हाँ, कितना भी ये महंगा जाए हाँ मैं समझ तो ये समझ गया। हमेशा उपलब्ध रहता है ये। नहीं शरद जी, इसमें मैं बताऊं आपको कि दूध क्या है। एक तो मार्केट में जो उपलब्ध दूध है, जो मिल्क जितना भी उपलब्ध है, एक तो सब ये बात बहुत सही है आपकी। ये बहुत बड़ी खाई है आज के डेट में भी। मतलब रोज का उत्पादन पशुओं से, हमारे दुधारू पशुओं से, चाहे गाय भैंस बकरी, उसमें वो सब आ गए, सारे दुधारू पशु आ गए जिनका हम दूध लेते लेते हैं। उसमें ऊँटनी का दूध भी आ गया, भेड़ का दूध भी आ गया। तो ये दूध उत्पादन और मांग, डिमांड, इसमें बहुत बड़ी खाई है अभी। इसी कारण काफी मतलब जगह अभी भी वो केमिकल से आर्टिफिशियल मिल्क वगैरह भी बन रहा है। और आप जो बता रहे हैं कि भाई मैं ऑर्डर देता हूं कि भाई जी कल मुझे 1000 लीटर दूध लगेगा, तो वो सामने वाला बोलता है हाँ जी सर, हाँ जी डॉक्टर साहब, हाँ जी शरद जी, मिल जाएगा आपको। तो ये कैसे संभव है? तो इसमें क्या होता है डॉक्टर साहब, ये आपने हाँ शरद जी। जी की, एक तो दूध बनता है, एक तो दूध मिलता है ताजा, और दूसरा दूध मिलता है पाउडर से बना हुआ। मतलब समय जब जब समय रहा तब वो जी दूध अतिरिक्त मात्रा में था, उसकी पाउडर बनाई गई, स्टोरेज रखा गया, और जब हमारी डिमांड हुई तब वो उसी पाउडर को उसमें पानी मिला के एक वैज्ञानिक पद्धति से या फिर यंत्रों के माध्यम से वो दूध हमें उपलब्ध हुआ, जिसको पॉस्चराइज बोलो या फिर जी ये जो टोन मिल्क वगैरह जो बोलते हैं। क्योंकि इसमें क्रीम, इसमें क्या होता है कि दूध है, दूध का क्रीम निकाला जाता है, जो क्रीम का तो घी बन गया, जी जो फैट है वो निकाला जाता है। उसके जी बाद में जो मतलब दूध में ऐसा देखिए कि 85% 85% तो मात्र पानी है, मॉइस्चर ही रहता है। 15-16% रहता है उसमें सॉलिड पदार्थ। सॉलिड पदार्थ में 4% से 3.5% से लेके 8% तक वो दूध पर आधारित है। वो उसमें फैट रहेगा और बाकी का एसएनएफ रहेगा। सॉलिड मतलब जिसको बोलते सॉलिड बट नॉट फैट, एसएनएफ, सॉलिड नॉट फैट, जो उसका लॉन्ग फॉर्म है एसएनएफ, ऐसा। तो ये जो चीज है, तो आप जो बता रहे हैं वो इस माध्यम से उपलब्ध हो जाता है। अभी एक ग्रुप देखा हमने जी शरद जी, वो क्या करता है कि महाराष्ट्र से दूध जा रहा है बिहार में। अब वो ट्रांसपोर्टेशन कितना ज्यादा है, कम से कम 4 से 5 रुपए लीटर का तो खर्चा आएगा। वो लोग क्या कर रहे हैं कि दूध का जो मैंने जो बताया कि भाई लगभग 85% उसमें पानी है, वो पानी को निकाला जा रहा है। पानी खाली मतलब उसमें जी 85% की जगह मात्र 10-15% पानी रख रहे हैं। तो ऐसा गाढ़ा दूध वो टैंकर में भर के वहां बिहार जा रहा है। और बिहार में वहां जाने के बाद में तुरंत वो जो उसमें 70-75% पानी मिलाना है, यंत्रों के माध्यम से पानी मिला के वापस वो दूध के जैसा बनकर अपना पैकिंग होके आगे जा रहा है। तो मतलब आप जो ले रहे हैं वो गलत दूध नहीं है, लेकिन वो एक तरीके जी से, एक साइंटिफिक तरीके से रखा हुआ मतलब पाउडर से बनाया हुआ या फिर प्रोसेस मिल्क है, ऐसा बोल सकते हो उसको। ठीक है जी। जी हाँ, और कोई प्रश्न, क्योंकि जी समय 8 बज चुके हैं, तो मनीष मैं मनीष सोनी जी, मनीष जी सोनी जी मध्य प्रदेश से है जी। मनीष जी भैया। जी। सर ओम। ओम जी जी, मनीष जी। जी सर, अभी जो एआई पद्धति चल रही है जिससे दूध तो बढ़ रहा है गायों में, हाँ लेकिन दूध बढ़ने के साथ में ये हो रहा है सर कि एक गाय 20 लीटर दूध दे रही है, लेकिन उसके एवज में जो हमारे लोकल में 2-2 लीटर वाली गैया है सर, ये सारी गैया सर सड़कों पर आ गई है। हाँ क्योंकि किसानों ने एक ही गाय को रखना पसंद कर रहे हैं, बाकी हमारी जो मूल नस्ल थी इसको तो सर हमने सड़कों पर छोड़ दिया मरने के लिए। जी कहीं ना कहीं जितना हम सर सरलता सहजता की तरफ जा रहे हैं, हाँ ये हमारे मूल को बहुत ज्यादा नुकसान उत्पन्न कर रहा है सर। साथ जी में ही अगर अगर सर किसानों को हम दूध के लिए प्रेरित करेंगे तो गाय रखना मुश्किल है। हाँ, पहले जो लोग गाय रखते थे गोबर और गोमूत्र के लिए रखते थे। जब तक गोबर गोमूत्र पे काम नहीं होगा सर, गैया नहीं रखी जाएगी। अगर सपोज किसी ने 20 लीटर की गैया रख भी ली, तो वो जब तक रखेगा सर तब तक वो दूध देगी।
उसके बाद क्या होगा फिर मतलब वो गैया भी आपकी रोड पे ही जानी है, वो उससे 4 साल रखेगा, 5 साल रखेगा, उसके बाद क्या करेगा सर? अगर हमने किसी को कमर्शियली कनेक्ट किया है तो वो तब तक ही उसको रखेगा जब तक उसको फायदा होगा। जिस दिन फायदा नहीं होगा वो गाय भी रोड पे जाएगी। उससे सर 2 नुकसान हुआ, एक तो हमारी मूल की गाय चले गई, दूसरी हमने जो दूसरे प्रदेश से गाय लेके आए, मतलब उसकी भी हमने एक तो हानि करी है सर। और कहीं ना कहीं हमारी जो ब्रीड है, ब्रीडिंग पे तो सर काम चल ही नहीं रहा है। ब्रीडिंग पे काम तब चलेगा जब हम लोकल मूल नस्ल पे काम करेंगे सर। तो हमारी जैसे मध्य प्रदेश की जो मूल नस्ल है, मालवा, निमाड़ी और भी इस टाइप की है, सारी नस्लें सर नॉन डिस्क्राइब हो गई है। आज आप जज नहीं कर सकते कि कौन सी ब्रीड है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल तो सही बात। इस पर भी सर थोड़ा सा काम होना चाहिए, क्योंकि मूल पे काम होना बहुत जरूरी है सर। जी ओम। जरूरी। नहीं, अपने न्यास के माध्यम से तो मैं सदन को, सभी सदस्यों को आश्वासित करूंगा कि हमारा कार्य तो उसके ऊपर है ही, लेकिन यह स्थानीय स्तर पर मतलब संगठित होकर भी करने जैसा कार्य है। जैसे अभी यह कार्य जरूरी है कि गांव में मतलब एक ऐसा सुरक्षित एरिया बनाया जाए और वहां पर गायों पर ही काम हो और वहां पर उन्हीं का पोषण, भरण पोषण हो। और वहां जैसे आप देखिए कि 100 रुपए मतलब 70 रुपए से 100 रुपए लीटर तक देसी गाय के दूध का मूल्य चुकाने के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन वो उनकी उपलब्धता भी नहीं है, अवेलेबल भी नहीं है। तो यह इसके ऊपर थोड़ा हमें मतलब और आगे बढ़ना चाहिए। हम तो यहाँ न्यास के तरफ से, जो पतंजलि की तरफ से तो पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। दूसरा, अभी जो मनीष जी बात है कि अभी जैसे डॉक्टर साहब की जो अभी ये जो नस्ल सुधार का जो कार्य है, इनके टीम का, ये वैज्ञानिक टीम का पूरा जो लगा शुरू हुआ है, उसमें एक ऐसी भी पद्धति है कि जैसे आप जो बता रहे थे कि भाई 2 लीटर वाली गाय है, लेकिन जब वो हीट में आएगी, गर्मी में आएगी, ऋतुकाल में आएगी, उस समय अभी एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन की अभी ये सुविधा आई है, जिसको भ्रूण कह सकते हैं हम, तैयार भ्रूण। जैसे गाय हमारी हीट में आई, गर्मी में आई, उसके बाद में उसका जो 7-8 10 दिन का वगैरह जो अंतराल रहता है, उसके बाद में वो उस भ्रूण का प्रत्यारोपण किया गया उसके बच्चेदानी में, गर्भाशय में वो छोड़ा गया। उसका मतलब सरोगेट मदर, जैसे इंग्लिश में कहेंगे सरोगेट मदर। इस तरह का गायों का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे नस्ल का तैयार भ्रूण उसके बच्चेदानी में, उसके गर्भाशय में रखकर वो डेवलप करने के बाद में जो बच्ची आएगी वो अच्छे दूध वाली आएगी। तो इस तरह से ये जो गाय है, इनका हम ऐसे भी इस्तेमाल कर सकेंगे। और दूसरा, इनका जो मतलब मैंने पहले ही बताया कि इसका हमें अपने स्थानीय स्तर पर भी महत्व बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए ग्रुप मतलब ये संगठित होकर ही काम करना पड़ेगा कि गोबर का महत्व है उसका, उसके गोमूत्र का महत्व है। गोमूत्र का जैसे आपको आगे हम छोटे-छोटे मॉडल उपलब्ध करा सकते हैं कि भाई ये छोटी सी एक्सट्रैक्शन की इकाई है, ये आपको लाख रुपए के बजट में ये तैयार हो गई है, और उससे भी कम होने हम कोशिश करेंगे, उससे भी कम कैसे कैसे हो, वो कैसे हो। तो ये लगाकर आपने उस कोई 5-10 गांव में भी अपने देने की व्यवस्था की ना, कोई 5 ऐसे कुछ अपने सेवाभावी लोग खड़े हुए, तो ये ज्यादा से मतलब उसकी उपयोगिता बढ़ेगी। उपयोगिता बढ़ेगी तो फिर जैसे अभी आपको एक पता होगा, विदेशों में या चला है, हमारा तो पारंपरिक है काऊ कर्लिंग। ये काऊ कर्लिंग में वो लोग ये विदेशी नस्लों की गायों की सेवा करने, उनके साथ खेलने के लिए, उनका मतलब लाड प्यार करने के लिए पैसे देकर वहां जाते हैं। ये काऊ कर्लिंग एक ट्रेंड चल रहा है अभी विदेशों में। अब हमें तो पता है और सिखाया गया है कि भाई हमारे गौमाता की सेवा करेंगे तो हमारा बीपी बढ़ेगा नहीं, बहुत सारी तरह तरह की बीमारियों से हम मुक्त रहेंगे। लेकिन उस गौमाता को उतना सुरक्षित रखना तो पड़ेगा। रोड पर घूमने वाले गाय का कोई दर्शन भी नहीं करना चाहेगा। इसीलिए उसको समय पर उसको नहलाना, उसको सही चारा देना, वो मतलब कि कोई भी जाए पास में तो लगे कि भाई यहाँ मैं सेवा कर सकूं। तो ये काफी सारे कार्य है मनीष जी, इसके ऊपर काम अभी होना है और हम तो पूरा उसी में मतलब लगे हुए हैं। तो जी मनीष जी। सर काम तो होना है, लेकिन जो मूल है उस पे काम नहीं हो रहा सर, सिर्फ ऊपर ऊपर बहुत काम हो रहा है। जो बेसिक है उस पे अगर काम हो जाए ना, तो जितनी गाय रोड पर दिख रही सर वो वापस किसानों के घर में पहुंच जाए। आज अगर मैं होशंगाबाद की बात करूं सर, तो जी। 10,000 गैया सर रोडों पर है। वहां से फिर हमारे भोपाल में जो जंगल है बरखेड़ा, वहां पे हाँ जाके छोड़ा जाता है हाईवे पे। गैया हाँ। हाईवे पे टकरा रही है, जंगलों में उसको जानवर खा रहे हैं। अगर सर जी होशंगाबाद के किसान उन गैयों को एक एक गाय को अगर एक किसान ले आए,
तो 1 एकड़ में उसकी खेती भी हो जाएगी, गोबर गोमूत्र मिलेगा, और सड़कों से गैया आबरू हट जाएगी। ये गौशालाओं के लिए जो हजारों करोड़ रुपए सर आपके तरफ से प्रोवाइड किया जाता है ना, इसका भी गबन होना बंद हो जाएगा सर। पर इस जी पर जी सर जी। बातें होती नहीं है ना सर। नहीं नहीं, काम है। और मैं व्यक्तिगत रूप से, ये जो मध्य प्रदेश की बात आई ना, तो वहां आपको पता होगा कि ये गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष थे स्वामी गणेशानंद जी, और अभी उनका ज्यादातर कार्य राजस्थान में चल रहा है। तो मैं उनसे क्योंकि एक गौशाला उनकी नसरुल्लागंज में है, वहां पर अपने सीहोर में है, तो उस एरिया से अच्छे वो परिचित है। तो वहां पर भी हम बात करेंगे, मुझे वहां आना भी है। तो मैं, आपका भी नंबर अभी ये ग्रुप में है, तो हम व्यक्तिगत रूप से एक बार वहां बैठकर चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें अपने स्तर पर क्या हो सकता है। क्योंकि अभी यहाँ से हमको पहुंचने में कुछ हम ये तो उपलब्ध करा सकते, लेकिन देखेंगे। ये बहुत मतलब ये चिंता का विषय है, और उसके ऊपर हमें आगे काम करना पड़ेगा। कोशिश में तो लगे हुए हैं मनीष जी। और वहां देखेंगे, आप जो होशंगाबाद की बात कर रहे हैं, वैसे मैंने इधर भी पाया। ये जो शाजापुर में मैं बात कर रहा था ना, शाजापुर में भी एक एक गांव में संध्या के समय हम ये सब संगोष्ठी कर रहे थे गाय की। हम महिमा और मंडित कर रहे थे गाय को। तो वो वही किसान खड़े हो गए, बोले सबसे पहले तो ये गांव में घूम रही ना 100-200 गाय, ये इसको ले जाओ आप, फिर बाद में बात करना हमारे से। तो फिर हमने समझाया कि भाई हम तो आप आए हैं हरिद्वार से, हम कैसे ले जाएंगे इन गायों को। आप कोई ऐसी व्यवस्था बनाओ कि हम मजबूर हो जाए, मतलब आपके पास ये आपके उत्पाद लेने के लिए, चाहे वो गोमूत्र हो, चाहे वो गोबर से बनी हुई उत्पाद हो। अभी 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 जैसे मैं वही देखा मैंने कि एक जयराम जी पाटीदार मिले, वो उनका बना हुआ गोबर का वो गणपति मैंने अभी भी घर में सुरक्षित रखा है। लगभग अभी 5-6 साल हुए हैं। उतना ही मतलब गोबर का बना हुआ जो ये भगवान की मूर्ति है। तो ये अभी बहुत सारा कार्य है इसमें करने जैसा, उसमें हमको संगठित रूप से आगे बढ़ना पड़ेगा। जी जी मुनीलाल जी, मातृशक्ति, आगे जी कोई किसके जी, प्रश्न होंगे? विनय कुमार सर ने हैंड राइज किया है। जी सादर आमंत्रित है सर। जी हेलो, ये जी सारी हाँ। बातें सरकार का है, सरकार को करना चाहिए। और गणेशानंद जी जब गौशाला के अध्यक्ष बने थे, बजट ही नहीं था उसमें, सिर्फ अच्छा। अध्यक्ष बनना ही था, इसलिए वो घबरा कर उन्हें इस्तीफा दे दिया। उन्हें कोई मतलब नहीं ऐसा काम करने से। नहीं तो ये हम तो क्या अफसरशाही गौ माता के ऊपर कुछ करने ही नहीं देती, क्योंकि केमिकल माफिया इतना भयंकर है इस देश में हाँ कि वो उसका जो केमिकल बिकना बंद हो जाएगा, इसलिए वो ये नेता उनको खरीद लेती है, पूरा पूरा केमिकल माफिया। तो ये जी सरकार ही नहीं करने देती कुछ। सरकार चाहे तो 2 मिनट में सब गौ माता पूरी घर में आ जाए। सरकार के पास इतना बजट है, कुछ भी कर सकती सरकार। करोड़ों अरबों खरबों रुपए सरकार के पास, लेकिन ये भ्रष्ट नेताओं को ये केमिकल माफिया ने खरीद लिया, इसलिए ये सब कार्य गौ माता के ऊपर नहीं हो रहा। नहीं नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि सरकार की जो शक्ति होती है उसकी कोई मतलब तुलना नहीं हो सकती। इसका छोटा सा स्वरूप, मैंने अभी मध्य प्रदेश की बात चल रही है तो आपको बताऊं कि मैंने इंदौर में देखा कि इंदौर एक ऐसा शहर देखा कि जहां पर, जैसे मैं रहता हूँ अहमदाबाद, लेकिन वहां पर हमारी गौ माताएं तो भटक रही है गाँव। कोई सरकार की तरफ से कुछ कार्य नहीं है, क्योंकि सरकार कुछ सोचने लगती है तो तुरंत वहां के कुछ समाज है जो मतलब गौरक्षा का जो बोलते कि हमने ठेका लेके रखा है, बस वो एकदम सामने आ जाते हैं, एकदम आंदोलन पर आ जाते हैं। अब इंदौर में मैंने देखा कि वहां पर एक भी आपको पशु रोड पर नहीं मिलेगा। वहां के निगम, मतलब नगर निगम ने, महानगर निगम ने ऐसी व्यवस्था कर दी, अलग अलग गांव, ये शहर के बाहर कुछ ऐसे बाड़े बना दिए कि जो गायें हैं उनको वहां सुरक्षित रखा गया। वहीं उनका सारा मतलब भरण पोषण वहीं किया जाता है। और वो शहर में ना तो किसी भी प्रकार की इस कारण गंदगी भी होती है, क्योंकि गाय जो खाती है, ये घूमने वाली गाय, वो तो वही प्लास्टिक और जो झूठा वगैरह मिलता है वो सब खाती है। और फिर वो गोबर भी ऐसा दुर्गंध से भरा गोबर पड़ा हुआ दिखता है पतला रोड पर। तो वहां पर ये सारा सुरक्षित किया गया। देखिए मतलब सरकार की ताकत की जो बात कर रहे थे आप, और उस कारण क्या है कि वहां पर ये जो पेड़ पौधे हैं वो भी बहुत बहुत है हर गली में, मतलब कोई, क्योंकि वो सुरक्षित हो गई पेड़ पौधे भी, तो लोगों ने बहुत बढ़ाया, मतलब काफी ग्रीनरी बढ़ गई है। तो ये बात आपकी सही है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए अपने स्थानीय स्तर पर। आपको मैं कुछ जो ऐसे कुछ गौ प्रेमी लोग हैं उन्हें गुजरात भ्रमण के लिए आमंत्रित करूंगा। वहां पर हम 1-2-4 दिन, आप भगवान के उधर दर्शन भी हो जाएंगे, कभी सोमनाथ आपके द्वारका के। और ऐसे छोटे छोटे ग्रुप जो कार्यरत है अभी, उनको देखो आप कि ये कैसे काम कर रहे हैं।
मैं केरला गया था, अभी केरला गए, ठीक है, ये बाकी सारी बातें होती है, तो वहां पर मुझे मेरे पास फोटोग्राफ्स भी पड़े हैं कि बहनों के छोटे छोटे ग्रुप जो छोटे छोटे दिए बना रहे, वहां पर उसमें क्या है कि गोबर, थोड़ी मिट्टी और अपना गोमूत्र मिला दिया, कुछ थोड़ा अपना गोंद जैसी चीज मिला दी और अच्छे अच्छे ये बना रहे। तो ऐसे छोटे छोटे उत्पाद अपने स्थानीय स्तर पर शुरू करके, क्योंकि वहां पर उसकी बिक्री संभव है, संगठित होकर काम करने की जरूरत है। बाकी ये बात सही है आपकी कि सरकार तो जब उनकी आंख खुलेगी, जब खुलेगी, लेकिन हमने उसको सरकार को इस बारे में मजबूर करना चाहिए। जैसे मैंने यह इंदौर का दाखला दिया, तो वो भी तो एक सरकारी है, स्थानीय सरकारी हो गई वो भी, महानगर निगम मतलब, लेकिन उन्होंने आगे पहल की। और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप देखिए कि सबसे स्वच्छ शहर के रूप में आज इंदौर प्रतिष्ठित हुआ, मतलब प्रतिष्ठापित हुआ। जी, मातृशक्ति, और कोई किसी के सवाल होंगे? हाँ, विनय कुमार सर, आप अपनी बात रखिए। अभी जो कह रहे थे अशोक जी, सही बात है। हाँ, लोगों को सबसे बड़ी बात, और हम लोग अपना खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। जो आए जो आज बात रोज ऑर्गेनिक की बात है, अभी गौमूत्र की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब। गौमूत्र बनाएगा और कौन खरीदेगा? गौमूत्र नहीं मिल रहा है। तो जो व्यवहारिक समस्या है उस पर बात होनी चाहिए जमीन पे। और जो इतना केमिकल हम लोग, कोई खाना, कोई जितने लोग बैठे यही कहते हैं कि पूरा खाना मैं ऑर्गेनिक खा पा रहा हूँ, कहीं उपलब्धता नहीं है। वो तो बड़ी, और जानवर भी इसीलिए इनफर्टाइल हो रहे हैं डॉक्टर साहब, जो है जो जिसपे जमीन बात है, जिसको चारा खिला रहे हैं, इतना खिला रहे हैं। अभी मुन्नीलाल जी कहते हैं जनपद है जिसमें मूंग में इतनी ज्यादा दवा डाला, अगर वो चारा पशु खाएगा तो उसकी क्या दशा होगी? तो दशा होगी। समस्याएं अलग हैं और विषय अलग पर पहुंच जाता है। सारा किसान भी वहीं उलझ जाता है। और उनको पशु आहार जो देसी टाइप था पहले की, जौ से गुड़ गुड़ था और उसको शरबत देते थे, और उनके पास जो नमक था, वो सब इम्बैलेंस है। तो दो तीन चीजें जो उनके पास है, उनकी हम लोग अच्छा पूरा व्यवसायीकरण हो, चाहे बीज का हो, चाहे पशु का हो, पशु आहार का हो, तो और उसको खरीदने वाला कोई नहीं। अगर वो बना दे पशु और उसको कोई नहीं पूछने वाला है। अगर वो ऑर्गेनिक पैदा कर रहा है, यही पतंजलि के माध्यम से ही अगर उसका खरीद बिक्री हो जाए, कहीं कुछ ऐसा सिस्टम हो जाए, सिस्टम इस टाइप का अगर पैदा कर रहा है तो उसको खरीदने वाला कोई नहीं। ऐसे पशु आहार की भी समस्या है। या बिनौला वनौला जितना आ रहा है वो तो सब केमिकल युक्त है, और उसी को पशु आहार हम लोग यूज कर रहे हैं। तो समस्या अलग टाइप का, वही जा रहा है उसके बॉडी में, वो सब पूरा सर्कुलेट हम लोग बॉडी मारा। बीटी काटन वाटन का जितना बिनौला है वो जा तो रहा है, वो साइकिल बन रही ना पूरी, उस पर कोई ध्यान नहीं। उसी सब इनफर्टिलिटी डेवलप हो रही है, जो पशुओं में भी हो रही है, केमिकल जो जा रहा है उस पर मैं देखा कहीं ना सारा। मैं तो अपने यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ जो वेटरनरी वाले हैं वो भी सब अच्छा सब केमिकल ही दे रहे हैं। पहले पशुओं को अगर कोई बीमारी होती थी, हम लोग गाँव थे तो एक बयादा था, बुखार है उसको दे दिए, अब तुरंत एंटीबायोटिक, तुरंत दवा, तुरंत, अब वो सब बॉडी में सर्कुलेट, उनका दूध का भी सब सूख जाता तुरंत है। इस पर जो है थोड़ा सा काम हो, आसानी से काम हो, जो किसान थोड़ा उसकी समस्या आसान से हल हो जाए। इतना इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बात हो रही है, अभी आप भ्रूण की बात करें, वहां तो बहुत दूर की बात है डॉक्टर साहब। ठीक, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, लेकिन मतलब हम तो क्या कर पाएंगे यहाँ पर ऐसे पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास के माध्यम से, जहाँ ऐसे छोटे छोटे मॉडल तैयार कर सकते हैं जिसका लोग अनुकरण करें। यह कोशिश पूरी हमारी लगी हुई है, क्योंकि अभी पशु आहार का एक 6-7 साल से थोड़ा एक सेट कर दिया हमने काम, अभी इसके ऊपर काम कर दिया, अभी नस्लों पर आगे बढ़ रहे हैं। तो या अपने ये भी मंच तो आपका ही है, ये संस्थान भी आपका ही है। और जितने जहाँ जो जैसे अभी ये चर्चा कर रहे हैं, तो हम लोग भी और थोड़ा अग्रेसिव होकर इसके ऊपर बात रखेंगे, काम करेंगे। और ऐसे कुछ जो अनुकरण कर सकते हैं ऐसे लोगों को सामने लाएंगे, तो ये हो सकेगा। और आप जो इसकी बात कर रहे हैं केमिकल वगैरह, अभी वो तो है, अब उसमें तो देखिए आपके काफी बार इसके ऊपर चर्चा हुई होगी इस अपने योगाहार कार्यक्रम में। आगे हम साथ में रहकर ही बढ़ेंगे, और जो भी जहां भी अच्छा हो रहा है उसको अपने समाज के सामने, अपने मंच के सामने लाकर लोग प्रभावित हो और प्रोत्साहित हो ये काम करने के लिए। इस तरह से हमें मतलब एक सामूहिक रूप में आगे बढ़ना पड़ेगा। न्यास का जो मंच है, पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास का, यह आपका ही है। और आप जैसे अभी हमें ये डॉक्टर साहब का संपर्क हुआ, इनका लगभग 30 साल का इसी देसी गाय में काम था, हमने उनको निवेदन किया और यहाँ पतंजलि में लाया, और उनका देखा कि इतना भारी इनका रिसर्च है, विदेशों में भी गए हैं और पूरा सारे संस्थानों में काम किया है, और मात्र देसी गाय में सारा कार्य है। तो ऐसे ऐसे विद्वानों को लाकर हम मतलब अच्छा एक आगे ये अपनी प्रगति कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अभी मुझे लगता है समय भी काफी हुआ। मातृशक्ति देखिए। जी 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 भाई साहब, हाँ समय हो रहा है, हो गया अभी।
हम आगे आदरणीय दिनेश सिमवाल जी भाई साहब को बुलाते हैं। वो अपनी बात रखिए और फिर बात के साथ ही सभी का आभार भी। जी दिनेश भैया। जी जी आदरणीय जी धन्यवाद। मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही होगी। जी हाँ। आदरणीय डॉक्टर साहब ने, आदरणीय हमारे शिवराज चौहान सर ने परसों भी बात रखी थी। कल थोड़ा सा ब्रेक था और आज हम पुनः आपकी कक्षा में आपको सुन रहे हैं। बहुत ही सुंदर आपने बात कही और विशेषतः आदरणीय सदस्यों से ये निवेदन भी है, क्योंकि ये एक ट्रस्ट का कार्य है और उस ट्रस्ट में अन्य लोगों का ट्रस्ट भी है। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इसको मिलजुल कर करने की और संगठन के साथ करने की आवश्यकता है। ये क्योंकि हम एक ट्रस्ट के रूप में, एक संस्थान के रूप में, एक विश्वविद्यालय के रूप में हम काम तो करेंगे, लेकिन इतना बड़ा विश्व को दर्शन देने वाला देश है और अलग अलग प्रदेश हैं, अलग अलग जिले हैं, तो ये कार्य मिलकर ही कार्य हो सकता है। अच्छी पहल है और इस अच्छी पहल को हम मिलकर के ही आगे बढ़ा सकते हैं। आपने पशु आहार का महत्व बताया और पशु स्वास्थ्य और पशु और नस्ल सुधार की बात करी। साथ में जो हमारा जो पशु हैं, जो खासकर गौ माता है, उसके दुग्ध औसत में कैसे वृद्धि हो और अच्छा पशु आहार देकर के उसकी गुणवत्ता में कैसे वृद्धि हो सकती है। और साथ ही जो हमारे जो देसी गाय हैं उनकी बात रखी। साथ में ये बातें भी अलग अलग सदस्यों के माध्यम से आई कि हाँ कि एक दृष्टि से अगर हम अपने जो दुग्ध उत्पादन के औसत को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे डॉक्टर विनय कुमार जी, डॉक्टर मनीष जी ने भी अपनी बात रखी है कि अलग अलग क्षेत्रों में, और मैंने भी लगभग अभी तक कुछ 2-3 साल में यूं ही कोई 7-8 स्टेट को देखा है। वास्तव में जो हमारे पतंजलि जो ट्रस्ट, ग्रामोद्योग ट्रस्ट है जो कार्य कर रहा है, इसका विस्तार इन क्षेत्रों में भी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमने देखा है कि जैसे गलियों में जाएं, कूचों में जाएं, जंगल में जाएं, सभी जगह वो गौ माताएं हैं जो हमारी एकदम और एक रूप से देसी गाय हैं और वो स्वच्छंद रूप से चल रही हैं। स्वच्छंद रूप से इसलिए कि उनको देखने वाला कोई नहीं है। हमने जो बड़ी बड़ी जर्सी गाय हैं उनके कारण अपने छोटे जो प्रजाति थी, छोटे प्रजाति की, जैसे बद्री गाय आदरणीय रोमिराम जी कह रहे थे, ऐसे ही असम में, केरल में, तमिलनाडु में और अभी मैं असम में हूँ, तो मैंने अभी असम में भी कई, अगर नहीं होंगी तो लाखों गाय ऐसी हैं वो विचरण कर रही हैं और वो सड़कों पे भी हैं, दुर्घटनाओं के शिकार भी होती हैं और दुर्घटनाओं का शिकार भी कर रही हैं। तो ये एक अलग पहलू है और इसको कोई संस्थान अकेले नहीं कर सकता, इसको सब मिलकर ही कर सकते हैं। और जब तक इस संवेदना, ये जागरूकता हम सबके मध्य न हो, तब तक ये कार्य करना थोड़ा कठिन है। लेकिन ये पहल अच्छी हुई है, इस पहल को हम आगे बढ़ाएं और दीप से दीप जलाएं, ये बात है। हाँ, डॉक्टर विनय कुमार जी की बात ये पूर्णतः सत्य है, 100% सत्य है कि हमारे जब तक खलिहान, खेत हो गए, सब्जी बागान, जब तक केमिकल से और पेस्टिसाइड से और वीडसाइड से पटे रहेंगे, तब तक जो हमने स्वच्छंद छोड़ी हुई गाय हैं वो भी स्वस्थ नहीं रहेंगी। और हमारी गोठ में, हमारी गौशालाओं में बंधी गाय हैं जिनका हम दूध उत्पादन चाहे कितना भी कर दें, उनका दूध हमारे लिए भी अच्छा नहीं है और जो आहार वो ले रहे हैं उनके लिए भी अच्छा नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर जो आदरणीय हमारे चौहान सर ने और साथ में डॉक्टर नारायण सर ने जो बात रखी है कि हम संगठित होकर के एक अच्छी पहल को आगे बढ़ाएं, उसकी आवश्यकता है और तभी हम इस वंश को आगे बढ़ाएंगे। हम इस चर्चा में आदरणीय चौहान जी को पुनः बुलाएंगे, आदरणीय हमारे शिवराज जी और हमारे डॉक्टर साहब और अन्य सदस्यों को भी हम इस विषय पे सुनेंगे। और बहुत ये आदरणीय दिनेश जी, मैं वही बात कर रहा था कि जैसे पतंजलि के सारे मंच ये अपने हैं, आपके हैं, जो भी हम कुछ ऐसा मॉडल लेकर आएंगे उसको ज्यादा से ज्यादा प्रसार, मतलब उसका प्रचार करना और अन्य लोगों को प्रोत्साहित करना, यही हमारा काम रहेगा। और खुद हम भी ऐसे देखेंगे कि अभी जैसे इस चर्चा से मैंने भी नोट डाउन कर लिया कि ऐसे कुछ जहां जहां कार्य हो रहा है तो वो उस कार्य को हम ज्यादा से ज्यादा, मतलब आस्था के माध्यम से यहाँ पर सदय गुरु जी को, परम पूज्य स्वामी जी महाराज को निवेदन करेंगे कि भाई इसको ज्यादा थोड़ा बढ़ावा देने की कोशिश की जाए। लेकिन उनको इनपुट देने का काम हम करेंगे, जिससे क्या है कि यहाँ तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपने जैसे अभी 2 दिन पहले भी हमने बताया कि भाई 100 साल से स्वदेशी की चर्चा हो रही थी,
लेकिन कार्य करके बताया पतंजलि ने, और पतंजलि से प्रेरित हो गए हजारों लाखों युवा कि जो स्वदेशी उद्योग अभी मतलब एक बहुत बड़े उद्योजक बन गए, क्योंकि उनको प्रेरणा चाहिए थी और एक मॉडल तैयार हुआ। तो वैसे ही अपने इसमें निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में परम पूज्य स्वामी जी महाराज का भी यह एक मिशन जैसा ये बन जाएगा, और हम आपकी ऐसी चिंता से ही वो बनेगा। हमें मतलब एक प्रकार का उन्हें आग्रह रखना पड़ेगा कि इसके ऊपर और थोड़ा तेजी से, जैसे अभी पूरा ध्यान उनका आरोग्य और शिक्षा के क्षेत्र में है, और इसके बाद में मुझे लगता है कि हम यह विषय को जरूर उनको लेने के लिए मतलब निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। और तब तक अपना कार्य भी ऐसा होना चाहिए कि एक मॉडल के रूप में फिर उसको डॉक्यूमेंट्री बना सकते, गांव-गांव में बता सकते, और जैसे मैंने बताया कि गांव के स्तर पर भी बहुत सारा हो सकता है। वो ऐसे कुछ मॉडल, सक्सेस मॉडल हम सामने लाएंगे। उसकी कुछ अगर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करनी है वो सब हम करेंगे। उसमें आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। और सभी ने बड़ी शांति से चर्चा में भाग लिया, सुना, और मुझे लगता है यह चिंतन निश्चित रूप से आने वाले दिनों में एक जो हमारी भाइयों की जो चिंता थी, उनके प्रश्नों का, उनकी समस्याओं का, हमारी सबकी समस्याओं का उसमें समाधान निश्चित मिलेगा, मुझे लगता है। जी धन्यवाद दिनेश जी। जी धन्यवाद सर। और वास्तव में जो आपने अंतिम शब्द कहे वही आवश्यक है, क्योंकि हम एक संस्था के माध्यम से, एक ट्रस्ट के माध्यम से या एक विश्वविद्यालय के माध्यम से एक उत्प्रेरक कार्य कर रहे हैं, और एक जामन का कार्य कर रहे हैं, और उसको आगे बढ़ाना अलग अलग क्षेत्रों के जागरूक व्यक्तियों का कार्य है। तभी हम और आगे साथ साथ आगे बढ़ सकेंगे। और मुझे तो एक बात याद आती है, क्योंकि समय भी अधिक हो गया है, लेकिन 2010 और 11 के मध्य मैंने एग्रीकल्चर टुडे के माध्यम से एक कवरेज किया था पशुपालन का, खास करके दुग्ध उत्पादन का। और उसमें आश्चर्यजनक ढंग से ये पाया था कि जितना हमारे पास दुग्ध की उपलब्धता है, घी की उपलब्धता है, उसका हम 20वां अंश भी उत्पादन नहीं कर रहे हैं। तो ये हम सब मिलकर के ही करेंगे। ये चिंताएं हैं, इन चिंताओं का शमन हम सब मिलकर ही करेंगे। ऐसे हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि जी का संदेश रहे, और जो अच्छा कार्य है उस अच्छे कार्य को सब मिलकर के आगे बढ़ाएंगे तो हम अच्छा से करेंगे। और मुझे कहा गया है कि सभी का अभिवादन, सभी का धन्यवाद करने के लिए। तो इस क्रम में आज के हमारे मुख्य अतिथि जी आदरणीय चौहान जी, आदरणीय जो उपस्थित टीम है डॉक्टर्स की, आदरणीय नारायण सर जी, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और रंजना बहन जी से निवेदन है, क्योंकि ना मेरा नेटवर्क कुछ गड़बड़ है, और मैं सभी लोगों को जो लिस्ट होती है आवाज सुनाई नहीं देती। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। इधर आज वो भिलवाड़ा का लाइव भी दिख रहा है, एक भाई साहब भिलवाड़ा का लाइव बता रहे हैं, भिलवाड़ा शिविर का। जी चलिए ठीक है। मातृशक्ति अभी नहीं पूर्णावती कर दी है। आदरणीय मुख्य अतिथि से मैंने निवेदन किया था, वो बीच में कोई व्यक्ति बोल चुका था, पतंजलि का पशु आहार अन्य कंपनियों से सस्ता प्रत्येक ग्राम पंचायत में हम कैसे उपलब्ध करवा सके। ये अगर करवाएंगे अपन तो बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी। बने सिंह जी, आपका जिला कौन सा? बने सिंह जी जिला मध्य प्रदेश के जिला आगरमालवा। आगरमालवा, अच्छा जी। आगरमालवा में तो देखिए वहां पर वो कानड़ से लेके अपना नलखेड़ा, ये सुसनेर वगैरह में सब में कार्य है। लेकिन मैंने नंबर नोट कर लिया आपका। अभी आपको फोन आएगा, वहां इंदौर कार्यालय से फोन आएगा, वो हम बात करेंगे। ठीक है जी धन्यवाद धन्यवाद। और चलिए सभी का आभार। आदरणीय श्री मुन्नेलाल भाई साहब, आदरणीय अजित सिन्हा जी, आदरणीय अशोक पटेल जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय बणे सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय गजानन बाजर जी, आदरणीय जय हिंद शर्मा जी, आदरणीय कल्पना बहन जी, आदरणीय महेश दीपक जी, आदरणीय डॉक्टर नारायण जी, आदरणीय निर्मला जोशी जी, आदरणीय ओंकारनाथ जी, आदरणीय राम पद्मावत जी, आदरणीय रोहताश कुमार जी, आदरणीय रूहीराम जी, आदरणीय शरद वर्मा जी, आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय शिवराज चौहान जी, आदरणीय श्रीकांत जी, आदरणीय तोलाराम पटेल जी, आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी, आदरणीय बहन वैशाली जी, आदरणीय विनय कुमार सर, आदरणीय विनोद भट्ट सर, और आदरणीय योगा से रिकॉर्डिंग से भाई और भी अन्य साथी हमारे लेफ्ट हुए, उन सभी का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और आदरणीय श्री मुन्नेलाल भाई साहब
आपकी तरफ ये मंच। हाँ, मुनीलाल जी तो अभी वही भीलवाड़ा दिखते हैं, भीलवाड़ा में है। जी जी, शिविर का आनंद ले रहे हैं, स्वामी जी महाराज का सानिध्य है। जी जी। हाँ, मैं मंच से दूर आ गया हूँ। तो हाँ, मैं क्या है, दिख रहा था आपको, तो भाग्यवान हो आप, उनका सानिध्य मिल रहा है। वो बोल नहीं पा रहा था मैं, चूंकि अच्छा, इंडिया न्यूज टीवी चैनल पर कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा। परम पूज्य स्वामी, हाँ, यहाँ बहुत बारिश हो गई है अभी योग अच्छा, करते ही करते। तो सारे ओ, लोग सब गद्दे इकट्ठे करवा दिए हैं। ये देखिए, अच्छा, ये बारिश हो गए, ये पूरा ओ, ग्राउंड है, ये गद्दे वगैरह इकट्ठे करवाए ढकवाए हैं। और ये पूरा अच्छा, 2 दिन से लगातार बारिश हो जाती, गद्दे उठवा देते हैं, इकट्ठे रखवा देते हैं और सुखा के, और फिर जो है आज पूरा ग्राउंड ओहो, भरा था जी पूरा। अच्छा, ओहो, हाँ, अभी एलईडी वगैरह निकलवाई है, अपनी पूरी चलिए, टीम है अच्छा, लगभग। चलिए, बहुत ठीक। आपके सेवा को प्रणाम, नमन, आपके निष्ठा को। सभी लोग आपको देख रहे थे, सुन रहे थे, सभी पूरे राज्यों के राज्य प्रभारी वगैरह कह रहे थे ये तो शिवराज भैया बोल रहे हैं। हमने कहा हाँ, विनोद पारिक जी भी हैं और सभी लोग हैं। अच्छा, चलिए, अच्छी बात है, चलिए, जी धन्यवाद मातृशक्ति आपका, सबका, आप जी बस। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, ओम बहुत प्रणाम। सुंदर।